तो आपका तहे दिल से स्वागत है हिंदुस्तान के पहले दलाल स्टूडियो में। हमने टीवी पे देखा है कितनी बार आप माई भाई के साथ मस्ती करते रहते हैं, तो आपका अलग ही रिश्ता है उनके साथ। ये माई भाई, धोनी भाई, ये समाज से एकदम अलग क्यों है? समाज से इतना दूर क्यों रहते हैं? सुना है मोबाइल नहीं रखते हैं, बात नहीं करते हैं। समाज से दूर शायद उसलिए रहते हैं वो समाज को ज़्यादा पास हो जाता है उनके। ने इंटरनेट के दीपक भैया सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जब आपने जया भाभी को लाइव मैच में ऐसा प्रपोजल किया। बहुत ही सरप्राइजिंग। ये पूरा प्लान था पहले से कि मैं लाइव स्टेडियम में प्रपोज करूंगा? पहले से तो नहीं, दुबई में था ये। दुबई में था, हम लोग बबल पे थे, पहले तो नहीं था। अभी कभी सोचा भी नहीं। वो मेरी वैसे पर्सनैलिटी है नहीं कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा अपना चीज़ें लोगों को दिखाना नहीं चाहता हूँ। अभी पूरे इंडिया का एक सवाल है, आपसे भी पूछ ही लेता हूँ। माई भाई खेली है क्या 2026 में? अब वो तो उनको ही पता हो। 2018 में पहली बार आपका इंग्लैंड टूर के लिए इंग्लैंड के खिलाफ सिलेक्शन हुआ इंडिया टीम के लिए, तो कैसे आपको ये न्यूज़ आई? किसी का फ़ोन आया बीसीसीआई से? हम लोग इंडिया ए में खेल रहा था मैं, और हम लोग इंग्लैंड में थे। परफॉर्मेंस अच्छी थी। सडनली आई थिंक सिर्फ बुमराह को कुछ निकल हुआ था, तो वो मैच नहीं खेल रहा था, तो फिर मेरे को फ़ोन आया। Let us welcome the co-founder of Blue Sky Fintech, Mr. Siddharth Karnawat, who always had a passion for stock market. Blue Sky was established in 2005 with a mission to deliver holistic and trustworthy wealth management across India. Starting from a small town Byawar, Rajasthan, it has today evolved into pan-India powerhouse. So can we have a huge round of applause to welcome Mr. Siddharth Karnawat? जोरदार तालियां। आप सभी जानते हैं खेल जगत में हमें कभी कभी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं जो स्कोर बोर्ड के नंबरों से कहीं ज्यादा बयां करती है। ये कहानियां होती है अद्भुत हिम्मत की, एक परिवार के निस्वार्थ त्याग की, कठिन मुश्किलों की और कभी ना हार मानने वाले जज्बे की। और आज हमारे मेहमान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जैसे दलाल स्ट्रीट के माहिर खिलाड़ी सही स्टॉक चुनकर शानदार रिटर्न देते हैं, वैसे ही एक क्रिकेटर सही गेंद डालकर और सही शॉट लगाकर मैच जिता देते हैं। दोनों ही क्षेत्रों में ये तीन खूबियां चाहिए होती है: धैर्य, रणनीति और दबाव में शांत रहने की कला। और आज हमारे साथ जो मेहमान है, उन्होंने इन तीनों चीजों को मैदान पर जीत कर बताया है। Ladies and gentlemen, now we are going to welcome Mr. Deepak Kahar, one of India's premier swing bowlers, best known for his record-breaking spell of 6 wickets for just 7 runs in T20 internationals, the best ever figures in this format. हम हिंदुस्तान के ऐसे दलाल स्टूडियो में बैठे हैं दीपक भैया, जहां बड़े बड़े दिग्गज अपना मौका देख के बाजी पलट देते हैं। वैसा ही कुछ क्रिकेट में होता है। तो आपका तहे दिल से स्वागत है हिंदुस्तान के पहले दलाल स्टूडियो में। यहाँ आके कैसा महसूस कर रहे हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं आपको और गौरव को मतलब तहे दिल से बताना चाहूँगा कि मैं कितना इम्प्रेस्ड हूँ ये देख के कि हमारे राजस्थान के अंदर एक छोटे शहर में आपने इतना अच्छा सेटअप कर रखा है। जो लोग बड़े बड़े शहरों में ड्रीम करते हैं कि हमारा ऐसा सेटअप हो, स्पेशली अब जैसे मुझे भी पता है कि कितना डिफिकल्ट है कि आप एक कंपनी चलाना और उस तरह से आप इतने सारे एम्प्लॉयज को मतलब एक साथ लेके चलना हो छोटे शहर में। जैसे अभी हमारी बात हो रही थी एब्सोल्युटली, टू हायर गुड पीपल in small places is one of the most difficult thing to do right now in any business. तो आप लोगों ने इतने अच्छे तरीके से किया हुआ है, तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड। थैंक यू। और मैं कहूँगा कि काफी सीखने वाली बात है, और यहाँ से कुछ चीजें सीख के जाऊंगा, मेरे काम की चीज है। हम आपसे डेली सीखते रहते हैं। तो आपका पूरा जो जर्नी रहा है, बचपन से शुरुआत करते हैं। बचपन में जब आपने खेलना चालू किया तो सोचा था इतना बड़ा क्रिकेट मेरे लिए लाइफ में इतना बड़ा बन जाएगा,
शुरुआत कैसे हुई दीपक भैया? 100% आई थिंक मेरे फादर ही मेरे कोच है। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, बट ज़्यादातर लोग जानते हैं। और मेरा क्रिकेट की जर्नी भी उन्हीं की वजह से स्टार्ट हुई। उन्होंने एक दिन मेरे को आके पूछा लाइफ में, मतलब मैं छोटा था, मेरे फादर भी बाकी पेरेंट्स की तरह थे जो खेलने पर डांट पड़ती थी कि पढ़ाई पे फोकस करो, ज्यादा देर घर से बाहर हो तो मार भी पड़ती थी। तो मेरे फादर भी वैसे ही थे। तो आप भी ऐसे गली में खेलते थे? हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल गली में जैसे खेलता सब था। लोग खेलते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा खेलता था गली में। तो उस चक्कर में डांट भी पड़ती थी, मार भी पड़ती थी। तो जब मेरे फादर ने देखा कि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है और एक खेलने में भी अच्छा है, तो व्हाई नॉट टू चैनलाइज दिस एनर्जी इनटू स्पोर्ट। तो उन्होंने एक दिन मेरे से फिर पूछा कि लाइफ में यू वांट टू बी एन स्पोर्ट्समैन और पढ़ाई करनी है, तो किसी भी बच्चे को पूछोगे, मैं आई थिंक 6th क्लास में था, तो शायद वो यही बोलेगा कि मुझे क्रिकेट खेलना है, कि पढ़ाई से कैसे पीछे छोड़े। राइट। तो वो आई थिंक वो एक मोमेंट था जब मेरे फादर ने मेरे से पूछा। वो उनको पता था कि जवाब तो ये क्या ही देगा। तो मेरे लिए ऑलरेडी एक क्रिकेट के शूज और कपड़े लाके उन्होंने रखे हुए थे अपने पास। तो वो उन्होंने मुझे दिए और उसके वहीं से स्टार्ट हुई जर्नी। और मेरे फादर से मैंने ये सीखा, और मैं मानता हूँ, ट्रू बिलीवर हूँ, कि आपकी सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए, तो ही शायद आप कुछ अच्छा अचीव कर पाओगे। तो आप जो आपने पूछा कि आपने ड्रीम किया था, यस ऑफ कोर्स मैंने ड्रीम किया था कि मैं डे 1 से कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा और अच्छा करूंगा, क्योंकि हर प्लेयर का ड्रीम होता है। अगर आप वो इसमें, और वो कभी डाउट आया नहीं। मेरी स्टोरी है, जो लोग राजस्थान से जुड़े हुए हैं, मैं राजस्थान से डोमेस्टिक खेला हूँ, राजस्थान में रहा हूँ। मेरे फादर की पोस्टिंग पहली सूरतगढ़ में थी, मैं 5 साल वहां रहा। आपके एयरफोर्स में थे ना फादर? फादर एयरफोर्स में थे, देन उन्होंने छोड़ दी जॉब मेरे को क्रिकेट। ये एकदम सच है दीपक भाई, उन्होंने आपको क्रिकेट खिलाने के लिए जॉब छोड़ दी थी? ये तो बहुत छोटी चीज है, जो उन्होंने सेक्रीफाइस दिए हैं मेरे लिए। आई थिंक शायद ही मतलब कोई फादर इस टाइम पे दे सकता है। जॉब छोड़ना वाज वेरी स्मॉल थिंग जो उन्होंने बाकी लाइफ में किया है मेरे लिए। बट हाँ, उन्होंने छोड़ी थी। बट मेरा कनेक्शन राजस्थान से बहुत रहा है, और मेरा लाइफ में अप एंड डाउन काफी रहे। जब इंडिया खेलने से पहले भी, तब भी मैंने वो कभी बिलीफ छोड़ा नहीं कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा, क्योंकि बिलीफ ही है जो आपको डेली उठ के मेहनत करवाता है और आपको आगे मोटिवेट करता है डेली 100% देने के लिए। क्योंकि लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं हमेशा बहुत अप एंड डाउन रहेंगे, कभी भी आपके हिसाब से लाइफ नहीं चलती है। आई थिंक वो बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एनीथिंग गुड और वेयर वी वांट टू रीच। सो आई थिंक वो बहुत जरूरी है, और वो बड़े ड्रीम से ही आता है। तो इतना बड़ा आपका स्पैन करियर रहा है अभी तक, बहुत संघर्ष हुआ होगा इनिशियली, तो बहुत स्ट्रगल हुआ होगा। इनिशियली आपने गली क्रिकेट से चालू किया, फादर ने आपको ट्रेन किया, कुछ प्रोफेशनल कोचिंग ली या नहीं ली? उस टाइम आपके पास इकोनॉमिकली वो था आपके पास कि हम प्रोफेशनली कोचिंग ले पाए, या फादर जो सिखाते थे वही सीखते थे? नहीं, मैंने एक अकेडमी ज्वाइन की थी सबसे पहले। ओके। तो वो मैं एयरफोर्स में रहता था, एयरफोर्स के अंदर, तो वहां से काफी दूर थी, मतलब 15-20 किलोमीटर दूर अकेडमी थी। तो मैं स्कूल जैसे ही खत्म होता तो मेरे फादर आते थे, मेरे को मेरा वो हैंड बैग, जो स्कूल बैग लेके मेरे को किट बैग देते थे, और मैं उन्हीं कपड़ों में, क्योंकि वहां तक बस जाती थी स्कूल की जो बाकी बच्चों को ड्रॉप करने के लिए, तो मैं उस बस में जाता था। वहीं से अपना उस किट बैग में टिफिन होता था, तो अकेडमी में मैं जाता था, 2-3 बजे पहुंच जाता था, और फिर अकेडमी 5 बजे स्टार्ट होती है। तो वो 1 घंटा वहाँ पे एक बेंच थी लोहे की, उसको सोता था, फिर बच्चे लोग आके उठाते थे, फिर मैं प्रैक्टिस करता था। तो 1 महीने गया मैं तो, और फिर मुझे वहां से वापस आने के लिए रात को कोई 8-8 बजे बस चलती थी, तो मैं 9:30-10 बजे घर पहुंचता था। अच्छा, इतना लेट हो जाते थे? हाँ, क्योंकि वो बहुत दूर थी, मतलब अकेडमी 7 बजे खत्म होती है और एक ही बस है वापस आने के लिए। तो एक हो गया, एयरफोर्स के अंदर अलाउड नहीं होता है किसी भी टाइम पे नॉर्मल बस को एंट्री करने के लिए। तो फिर पापा ने एक मैंने देखा कि टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है इतना आने जाने में और प्रैक्टिस में। जब आप किसी भी अकेडमी में जाते हो एज अ क्रिकेटर नए बच्चे के, तो आपको बैटिंग बॉलिंग बहुत कम मिलती है। बैटिंग तो मिलती नहीं है, बैटिंग तो आप भूल ही जाओ, बॉलिंग भी बहुत लिमिटेड मिलती है आपको। पर भैया ये ऐसे इंडिया में क्यों होता है, हर आदमी को बैटिंग करनी बॉलिंग करनी नहीं होती? इजी जॉब है ना, मतलब बॉलिंग स्टफ जो भाग के मेहनत करनी पड़ी, पसीना निकलता है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, और बैटिंग में मजा आता है, बेसिकली वो है। तो एक महीने देखा कि टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, तो पापा ने देखा कि सोचा कि ऐसे तो बड़ा मुश्किल है क्रिकेटर बनना। देन ही थॉट कि मुझे खुद कोचिंग करना चाहिए। तो वो जो टाइम था इतना जो मेरा वेस्ट हो रहा था, फिर हमने ही वहीं पे घर के सामने एक पिच बनाई हमने, जिसमें मैं शायद उस टाइम 11:30-12 साल के, घर के सामने पिच बना दी? हाँ, घर के पास में, मतलब एयरफोर्स की जगह थी, जगह खूब थी हमारे पास। तो हमने वहाँ मैंने अपने हाथों से मतलब खुद ही वो वहाँ पे पिच, फिर हम वहाँ पे एक लाल मिट्टी लाए, मतलब
ऐसा मेरी टीम ने रिसर्च किया था कि 300 से 500 बॉल आप दिन की रोज खेला करते थे प्रैक्टिस में। नहीं, मैं वो जो इंटरव्यू है वो लोगों ने बहुत गलत इंटरप्रेट किया है। तो मैंने उनको बोला था कि मेरी क्रिकेट स्टार्ट हुई थी, मैं 500 बॉलें डेली फेंकता था। 500 बॉलें मैं भाग के नहीं फेंकता था। दैट इज आई वाज टॉकिंग अबाउट सीम प्रैक्टिस, जो एक खड़े खड़े एक कदम से प्रैक्टिस करते हैं। तो वो सीम की वजह से स्विंग की बात आती है। तो स्विंग बॉलिंग के लिए ये जो सीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर सीम पे ऐसे बॉल जाएगी तभी स्विंग होगी, अगर ऐसे जाएगी तो स्विंग नहीं होगी। स्विंग नहीं होगी। हाँ, तो ये सीम पे जाना बहुत जरूरी है, और जिस डायरेक्शन में जाएगी उधर स्विंग होती है। अगर ऐसे है तो आउट स्विंग होगी, अगर ऐसे है तो इन स्विंग होगी। इस पे कंट्रोल जितना अच्छा होता है उतनी अच्छी आपकी स्विंग बॉलिंग होती है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि आप लगातार सामने खड़ा करके किसी को बॉल डालो। तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपकी बॉल अच्छे से रिलीज हो, सीम से जाए और स्विंग हो। वो बॉलिंग मैंने सबसे ज्यादा की स्टार्टिंग में, इसलिए मेरी स्विंग ज्यादा होती है। और ऐसा था कि उस जमाने में आपके यूट्यूब तो था ही, आपके फादर यूट्यूब के कुछ वीडियोस देख करके आपको ट्रेनिंग वही देते थे, आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली नहीं आपने? मैंने कभी, मेरे फादर ही मेरे कोच रहे हैं, और उन्होंने आज की तारीख में मुझे नहीं लगता है शायद उनसे कोई बेटर कोच होगा। आज भी इन्वॉल्व रहते हैं? आज भी इन्वॉल्व रहते हैं। हमारी एकेडमी भी है। अभी तो खैर वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। वो सुबह से लेकर शाम तक बिजी है। D9 भी देखते हैं, क्रिकेट कोचिंग भी है, वो बैडमिंटन कोच भी बन गए हैं। तो बिल्कुल उनका पैशन है कि बच्चों को हेल्प करना और प्लेयर्स बनाना। बट उस टाइम पे आई थिंक मेरे फादर पहले क्रिकेट खेलते थे, प्रोफेशनल नहीं खेले, क्रिकेट खेलते थे। प्लस वो उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और बहुत क्रिकेट देखते थे। तो जो देखता है देखना एक होता है कि वो सुनते भी थे कोचिंग, जो कमेंटेटर्स क्या बोल रहे थे। ही हैड सम नॉलेज अबाउट बॉलिंग, स्विंग बॉलिंग। तो डे वन से मैं स्विंग बॉलिंग की ही इसलिए पीछे गया क्योंकि उनको नॉलेज थी, मुझे तो बिल्कुल नहीं थी। राइट। और वो किताबें उन्होंने क्रिकेट की जो कोचिंग बुक्स भी आती हैं वो भी पढ़ी। उस टाइम में शायद यूट्यूब इतना नहीं था, क्योंकि सबके पास नोकिया के फोन होते थे और यूट्यूब का एक्सेस हर किसी के पास होता नहीं था। तो आई थिंक उस टाइम पे वो किताबों की जो नॉलेज थी, प्लस उनका खुद का जो देखने का एक्सपीरियंस था कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उन्होंने हमेशा से मेरे को बैटिंग भी कराई। क्योंकि उनको पता था कि भाई इंडिया में हमेशा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की हमेशा वैल्यू रहेगी। राइट। और आज भी है और आगे भी रहेगी, क्योंकि अगर कोई भी एक बॉलर, फास्ट बॉलर जो बैटिंग से मैच जिता सकता है टीम इंडिया को, वो टाइप की प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट हमेशा टीम को रहती है, जो कि कॉम्बिनेशन अभी भी बहुत कम है। अभी बहुत कम है। इसलिए वो कॉम्बिनेशन वो एक्चुअली है भी टफ कि आप फास्ट बॉलिंग है वैसे ही इतना फिजिकल गेम है जिसमें आपको प्रॉब्लम्स होती है, इंजरीज होती है, उसके साथ बैटिंग अलग, दोनों चीजें बराबर अच्छा करना, तो उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत लगती है। कि अगर मैं 5 घंटे बॉलिंग में मेहनत कर रहा हूँ तो 3 या 4 घंटे मुझे बैटिंग में भी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको बनना है ऑलराउंडर। आपके एक कजन ब्रदर है राहुल चहर, वो भी क्रिकेट में आए, आप दोनों ने साथ में खेले, आप दोनों साथ में, क्या सीन था वो? हाँ, हम लोग शायद पुणे सुपर जायंट्स में थे, तो एक टीम के लिए तो हम एक साथ पुणे सुपर जायंट्स के लिए खेले, और हम इंडिया के लिए भी एक मैच एक साथ खेले। अच्छा, इंडिया के लिए भी एक मैच हम साथ में खेले, बाकी फिर हम अलग अलग टाइम पे खेले। तो वो भी बॉलर थे? वो भी लेग स्पिनर है। तो उसकी जर्नी स्टार्ट हुई जब मेरे फादर ने एयरफोर्स छोड़ दिया और हम परमानेंटली आगरा शिफ्ट हो गए खेलने के लिए। तो जब हम आगरा गए तो वो बहुत छोटा था, 7-8 साल का था। मैं ऑलरेडी अंडर 15 वगैरह स्टेट के लिए खेल चुका था। राइट। तो उसका भी टैलेंट देखा। वो उसको मैंने सबसे पहले उसने बोला कि मुझे क्रिकेट खेलनी है, तो पापा ने बोला देखते हैं इसको। तो मैंने सबसे पहले उसको फास्ट बॉलिंग कराई। तो वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भाग रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि तो फास्ट बॉलर तो नहीं बन सकता थे, मैं वो है नहीं पोटेंशियल फास्ट बॉलिंग वाला। फिर उसे बैटिंग कराई, तो बैटिंग में थोड़ा बॉल से डरता था वो। तो फिर जब आप बॉल से डर रहे हो तो वो बेसिक है बैटिंग का कि आप बॉल से नहीं डर सकते। तो फिर वो भी मैंने रिफ्लेक्शंस फिर अच्छे नहीं आएंगे। हाँ, मतलब डर रहे हो तो फिर वो बहुत टाइम लगता है वो डर निकालने में किसी का। तो आई थिंक तो वहीं मैंने सोचा बैटिंग तो तेरा थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और फिर मुझे लगा कि ऑफ स्पिनर का इतना फ्यूचर है नहीं फिंगर स्पिन का, क्योंकि इवेंचुअली T20 इन्हें पिकअप करना है। तो उससे मैंने एक लेग स्पिन फेंकाई, तो उसने एक बॉल लेग स्पिन फेंकी तो काफी टर्न हुई। तो डिसाइड करके पहले दिन से कि लेग स्पिनर बनेगा, तो उसकी क्रिकेट उस दिन वैसे स्टार्ट हुई। एक भारत के फॉर्मर कोच रहे ग्रेग चैपल, बहुत सुर्खियों में रहे। ऐसा बोलने में आया था कि आपको उन्होंने बोला कि आप में वो काबिलियत नहीं है क्रिकेट खेलने की, क्योंकि आपकी हाइट उसकी वजह है। ऐसा बोला गया था ग्रेग चैपल द्वारा? नहीं, मतलब वो राजस्थान में जब ललित मोदी थे, उन्होंने राजस्थान के वो डायरेक्टर बने थे एक साल, आई थिंक 2006 और 7 की बात है। तब मैं अंडर 15 और अंडर 15 या 17 में था। तो कैंप लगे हुए थे लड़कों के, वो सेलेक्ट कर रहे थे कि टॉप 25 बच्चे सेलेक्ट करने के लिए।
फ्यूचर एकेडमी करके कॉन्सेप्ट था उनका, तो उसके अंदर बिना बैटिंग बॉलिंग किए उन्होंने 50 लड़के सेलेक्ट किए थे। राइट। बैटिंग और बॉलिंग उन्होंने स्किल देखी नहीं, सिर्फ फिटनेस ट्रेनिंग और वो क्या जगलिंग करवाते थे दीवार पे, स्किपिंग, अब आई डोंट नो क्या उनका कॉन्सेप्ट था। तो उसमें भी मैं सबसे आगे था, बट फिर जब मेरा नाम जब टॉप 50 में नहीं आया तो मैंने उनसे सवाल पूछा जाके कि मेरा नाम क्यों नहीं है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आई डोंट थिंक यू कैन प्ले हायर क्रिकेट, यू कैन प्ले, यू कांट, आई डोंट थिंक यू कैन प्ले हायर क्रिकेट। अच्छा। अभी उनके दिमाग में क्या था, अब उनको उन्होंने क्या सोचा क्या देखा वो उनको पता होगा, बट आई थिंक वो मैंने इंटरव्यू में बोला कि वो एक खराब दिन था मेरे लिए लाइक उसमें क्रिकेट में, प्लस सेम टाइम इट वाज मोर मोटिवेटिंग। तो मैं मोटिवेटिंग फॉर मी, मोटिवेटिंग हो गया। मैं डीमोटिवेट होता ही नहीं, क्योंकि दूसरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप कितने कैपेबल हो। राइट। जब आपको पता है कि आप कैपेबल अच्छे हो तो फिर दूसरा आदमी डिमोटिवेट कर नहीं सकता। वेल सेड, वेल सेड। तो मेरे लिए वो था कि और ज्यादा मेहनत करनी है। अगर इस आदमी को लगता है इंडियन टीम में कोच है, अगर उसको लगता है कि नहीं है तो शायद कम हो सकता है कि नहीं हो कैपेबिलिटी, तो शायद और ज्यादा मेहनत करनी है। इट वॉज गुड फॉर मी। अभी उनको याद नहीं होगा कि क्या उन्होंने बोला या किसी, तो आई थिंक ये चीज मेरे लिए भी रनिंग है, दूसरों के लिए भी। कभी अगर आपको लगता भी है कि किसी को ये कुछ अच्छा नहीं करता तो शायद उसको बोलना नहीं चाहिए, गाइड हिम कि क्या तेरे में तू बेटर कर सकता है, रादर देन सेइंग यू कांट डू इट। वेल कम्युनिकेटेड, वेल कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप बताओगे हाउ टू इम्प्रूव एंड व्हाट टू इम्प्रूव, रादर देन सेइंग यू कांट रीच देयर। फिर आपका धमाकेदार एंट्री हुआ। 17 साल की उम्र में आपने इंडिया का बेस्ट एवर रणजी डेब्यू किया हैदराबाद के खिलाफ, और आपने उस मैच में हैदराबाद टीम को पूरा 21 पे ऑल आउट किया और 10 रन पे आपने 8 विकेट लिए। अमेजिंग आपका डेब्यू था। क्या क्या हुआ था, कैसा फीलिंग था उस दिन आपका? आई थिंक वो लाइफ में जो कुछ मेमोरेबल मोमेंट होते हैं शायद उसमें से वो एक था, बिकॉज वो उस एक दिन में मैं एक छोटे बच्चे से एकदम से स्टार वाली फीलिंग आई, क्योंकि राइट। मैं वैसे भी किसी से फोन पे बात करता नहीं था, मैं और मेरे फादर ही बात करते थे फोन पे, तो मेरे पास मेरे कोई दोस्त नहीं थे ना, आज भी मेरे को बहुत दोस्त नहीं है, एक आध दोस्त है मेरा फोकस गेम पे और फैमिली में रहता है। उस टाइम पे भी मेरे पास कोई फोन वगैरह आता नहीं था, बट उस दिन जब मैं गया मैच खेलने और हम लोग तो फटाफट जो भी हुआ पता भी नहीं चला, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा खुश था मेरे पहले विकेट पे, क्योंकि दिमाग में यही था ना कि मैं छोटा हूँ, अगर मैंने इस मैच में परफॉर्म नहीं किया तो मुझे वापस रणजी ट्रॉफी में खेलने भेज देंगे। राइट। तो मेरा सॉरी अंडर 19 में खेलने भेज देंगे, तो मेरा था कि कैसे भी 1-2 विकेट तो लेने हैं ताकि मेरी जगह रणजी में एकदम पक्की हो जाए। तो वो माइंडसेट था उस टाइम पे। जैसे ही वो पहला विकेट मिला तो वो इज आउट हो गया, हाँ चलो पहला विकेट मिल गया। फिर फटाफट वो तो अगले 2 ओवर में ही, मतलब शायद मेरे को पहला विकेट चौथे ओवर मिला था और 7वें ओवर तक 8 मिल गए थे, मतलब मुझे लगता है अगली 12-14 बॉलों में 8 विकेट मिल गए थे। वो ऊपर वाला दिलवाता है, आपके हाथ में नहीं होता है। ऐसी परफॉर्मेंस आप दे नहीं सकते, वो ऊपर वाले के हाथ में। वंस इन अ ब्लू मून। ऐसा नहीं है कि मेरी उस दिन बॉल ज्यादा स्विंग हो रही थी, उससे भी ज्यादा मेरे अगले मैच में स्विंग हो रही थी बॉल, बट उस दिन मेरे को 3 या 4 विकेट ही मिले। 8 विकेट मिलना तो आई थिंक वो होता है कि आपका समय है, ऊपर वाला चाहता है कि आप रिकॉर्ड बनाओ। तो जैसे ही वो मैच इनिंग खत्म हुई तो हमको किसी को पता भी नहीं शायद इतना बड़ा चीज हो गया है। तो जब मैं वापस आया तो पता चला कि पूरे इंडिया में हर न्यूज चैनल पे वो न्यूज चली, हर चैनल ने कवर किया। फिर जब मैच खत्म हुआ तो मैंने प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। तो सबका ड्रीम होता है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे नहीं कि सारा पूरा मीडिया सामने है, 40 रिपोर्टर्स है, सबको इंडिविजुअल बाइट भी दी उसके बाद में, और हर न्यूज चैनल में आपकी वो चल रही है। नेक्स्ट डे आप हर अखबार के फ्रंट पेज आगे पूरे हर फ्रंट पेज पे फोटो दी। और मैं जिसके बाद एक भी फोन नहीं आता था, मेरे फोन में 600 मिस कॉल थी। जब मैं वापस 600 मिस कॉल, और जब मैं वापस आया तो बेसिकली जिसके बाद भी नंबर था जहां से भी उसने फोन किया। अब मैं उस टाइम भी रिपोर्टर्स के ज्यादा फोन थे, तो मैं किसी को इंटरव्यू दे रहा हूँ, इंटरव्यू दे देते बीच में पीछे 25 वापस मिस कॉल, मतलब 3-4 मिनट में इतने फोन आ रहे थे। तो थोड़ी देर में मैं थक गया था, तो जो मेरे रूम पार्टनर थे फिर थोड़ी देर उन्होंने, कौन थे रूम पार्टनर? मधुर खत्री थे। अच्छा, फिर थोड़ी देर उन्होंने इंटरव्यू दिए मेरे नाम पे। अब जवाब तो सुन ही लिए थे उन्होंने क्या देना रहा है, बेसिक हाँ बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये वाले जवाब। तो फिर थोड़ी देर उन्होंने इंटरव्यू दिए मेरी जगह पे। फिर मैं थक गया था क्योंकि 10 बज गए, फिर मेरे गले में दर्द लग गया, तो मैं सो गया। तो आई थिंक वो एक मोमेंट है कि जहाँ से अगले दिन से फिर आपको हर जगह रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको अच्छे से देख रहे हैं। तो एक वो मोमेंट था लाइफ में जहाँ से एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो गया, लाइफ चेंजिंग मोमेंट, और हर तरीके से, क्योंकि मेरा डेब्यू सीजन था
उस साल मैं 8 विकेट, पहले स्टार्ट ही इतनी अच्छी हो जाते हो, आप फिर बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हो Right, अपने करियर में कि यार आई बिलोंग टू दिस प्लेस और मैं अच्छा कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो बहुत सारे प्लेयर होते हैं जो अच्छे होते हैं बट उनमें सेल्फ डाउट आ जाता है, अगर 1-2 मैच अच्छे नहीं हो तो फिर वो कम बैक भी नहीं कर पाते। राइट राइट। प्लस मेरा सीजन हम लोग जीतने से जब फाइनेंशियली हम लोग काफी ठीक हुए, क्योंकि जैसे आपने पूछा कि खेलते टाइम, तो मेरे फादर ने मेरे को हमेशा अच्छी फैसिलिटीज दी, क्योंकि स्विंग बॉलिंग नई बॉल से होती है। नई बॉल चाहिए तो नई बॉल आती है महंगी, 300-400 रुपए की एक बॉल आती है, अगर सस्ती लो तो। अब आपको डेली नई बॉल से फेंकना है, अगर महीने में आप 30 बॉलें यूज कर रहे हो तो भी काफी। सस्ती से सस्ती 300-400 की आती है? 300 तो महंगी से महंगी कितने की होती महंगी तो फिर जो कोकोबरा की बॉल है शायद वो 25,000 रुपए की आती है, जिससे हम 25,000 की एक बॉल? जिससे हम लोग इंटरनेशनल मैच खेलते हैं वो 25,000 की मैच बॉल जो होती है कोकोबरा 25,000 की होती है। तो जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो 300 रुपए की 400 रुपए आती है, बट वो आप डेली एक नई बॉल से फेंक रहे हो तो महीने में कुछ 9,000 रुपए 10,000 रुपए कुछ ऐसे हो जाते हैं। प्लस जो डाइट है, बादाम में खाता था, काफी दूध है, तो मेरा कितनी बादाम खाते थे आप बता रहे थे इसको? हमारे इंटरव्यू में बोला कि मैं 100 बादाम खाता था एक दिन के, 3 लीटर दूध और 100 बादाम। 3 लीटर दूध और 100 बादाम खाते थे? हाँ, तो क्योंकि उस टाइम डाइट के कॉन्सेप्ट ये बादाम को उसमें पूरा मैश करके भिगो गया। हाँ, मतलब स्टार्ट ऐसे किया था कि पहले 20 बादाम खाता था, फिर 20 से वो 25 हुए, फिर 50 हो गए, कि फिर वो 50 से 100 तक पहुंच गया आंकड़ा कि 100 बादाम गिन के 100 बादाम खाता था, कि भाई शाम को पीस के दूध में मिला के 2 बार में खा लेता था मैं। तो वो उस समय खर्चा बहुत था। मेरे फादर एयरफोर्स में थे, उस टाइम पे उनकी सैलरी बहुत कम थी, क्योंकि उस टाइम पे कमीशन लगा नहीं था, तो उनकी सैलरी कुछ 10,000 11,000 के बाद 10,000 उसी में काम चलाना था। उससे जो जिनकी वो सैलरी थी उससे ज्यादा मेरा खर्चा था, मेरा खुद का, मतलब बॉल का, क्रिकेट का, प्लस फिर घर के खर्चे हैं, पढ़ाई लिखाई है, तो खर्चे बहुत ज्यादा थे। देन ऑब्वियसली ही हैड टू बोरो मनी, क्योंकि चलाना है। देन ही जब उन्होंने एयरफोर्स भी छोड़ दिया तो वो सैलरी आती थी, वो भी नहीं आ रही बाद में, तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज भी किया और बोला भी कि नहीं कि वो सब कुछ अपने बेटे पर दाव लगा रहे। तो वो लोगों को पछता नहीं है, लोग मतलब पछता इन सेंस कि लोग घबराते हैं। राइट। किसी को बोलो कि अपना जॉब छोड़ के आप सारा दाव अपने बच्चे लगा, तो लोगों के बस का होता नहीं है। तो जो लोगों के बस का नहीं होता वो लोगों को मना करते करने के लिए, तो लोगों ने काफी मना भी किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इवेंचुअली वो 2-3 साल फेज में, फिर मैं जब एयरफोर्स छोड़ने का 4 साल बाद खेला, तो 4 साल में तो फिर जब इतना खर्चा हो रहा है तो आप सोच लो कि कितना हो जाएगा। तो रणजी ट्रॉफी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और उसी साल आप जीते थे, ये राजस्थान उसी साल जीती थी? फर्स्ट टाइम कभी रणजी जीती नहीं थी राजस्थान? वो राजस्थान रणजी ट्रॉफी कभी जीती नहीं थी अपने एंटायर जो भी टेन्योर रहा है राजस्थान का, हम पहली बार जीते। तो शायद उस साल हमको प्राइज मनी भी अच्छा मिला, रणजी ट्रॉफी विनिंग का 2 करोड़ रुपए प्राइज होता है, प्लस गवर्नमेंट ने दिया था 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा, प्लस फिर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने, प्लस राजस्थान और तो वी हैड एटलीस्ट 5 करोड़ रुपीज, जिसमें से शायद 35-40 लाख रुपए मेरे हिस्से में आए होंगे। और फिर आईपीएल में भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया उस साल। हाँ, फिर आपका राजस्थान रॉयल्स ने आपको राजस्थान रॉयल्स में तो पहली बार कितने रुपए में खरीदा था? 10 लाख में कुछ? उस टाइम पे काफी 2010-11 में काफी नुकसान हुआ क्योंकि उस टाइम पहले 10 लाख में खरीदा और लास्ट सीजन 14 करोड़ में खरीदा। नहीं, कोशिश की थी उन्होंने 14 करोड़ तक की, बट वो गया मैं सीएसके में था। बट उस टाइम पे क्या होता था कि रूल जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उन लोगों की बिडिंग नहीं होती थी। उस टाइम पे रूल ये था कि जो जितने साल खेला है उसके हिसाब से उसका प्राइस सेट होता है। अगर सपोज मैं रणजी ट्रॉफी 1 साल खेला हूं तो मेरा प्राइस मैक्सिमम प्राइस 10 लाख रुपए है। अगर मैं 2 साल खेला हूं तो 20 लाख और 3 साल खेला तो 30 लाख, तो 30 लाख वो मैक्सिमम प्राइस फॉर रणजी ट्रॉफी प्लेयर। अच्छा, उसमें ऑक्शन नहीं होता था? उस टाइम ऑक्शन नहीं होता था। आई थिंक 2016 या 15 में स्टार्ट हुआ अनकैप प्लेयर्स का ऑक्शन स्टार्ट होना, उससे पहले अनकैप प्लेयर्स का ऑक्शन नहीं होता था। उस टाइम पे उस साल जब मेरा डेब्यू हुआ था तो मेरे को 6 टीम से ऑफर थे। अब 6 टीम अगर आपके लिए बिड करते तो कितने पैसे मिलते हैं आपको? तो आई थिंक वो मिस हो गया। मैंने इवेंचुअली राजस्थान रॉयल साइन किया बिकॉज अपनी होम टीम थी, आई वांटेड टू प्ले राजस्थान के लिए, खेल के अच्छा करा। उस टाइम पे जो 10 लाख आए बहुत कीमती थे। 10 लाख मतलब वो टोटल पूरा साल में मैंने 50-60 लाख रुपए कमाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि उधर से जो एक प्रेशर था लाइफ में कि फाइनेंशियली हम बहुत पीछे हैं, तो वो उसके बाद में सपना इंडिया खेलने का था, बट वो जो प्रेशर था कि फाइनेंशियल प्रेशर आपको बिल्ड होता जाता है कि यार अब क्रिकेट भी खेलनी है, घर भी चलना है, तो वो उससे ये हुआ कि स्ट्रगल मेरा उसके बाद ज्यादा रहा क्रिकेट में, बट वो फाइनेंशियली प्रेशर हट गया कि यार हाँ चलो पैसे की प्रॉब्लम तो नहीं है कि अब मैं
सारा फोकस अपना स्पोर्ट पर कर सकता हूँ कि मुझे मेहनत करनी है। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि अब पहला साल में इतना अच्छा हो गया कि फिर मेरे को आगे करियर में पैसे की नहीं सोचना पड़ा कि मेरे को किसी से मांगने की जरूरत पड़ेगी या फिर सोचना पड़ेगा कि भाई पैसे की वजह से कुछ दिक्कत होगी। आपने हमेशा एक ऑलराउंडर बनने की इच्छा जाहिर करी, तो ये रोल आपको हमेशा से यही पसंद था, ऑलराउंडर बनना, बॉलिंग ऑलराउंडर? 100%, बिकॉज आई थिंक खेल ये सिंपल है। आप जब खेल रहे हो, जैसे हम गली में खेलते थे या सब लोग जो जहाँ पे जितने भी लोग हैं सुन रहे हैं, सबने क्रिकेट खेली है। तो गली के अंदर कोई बैट्समैन बॉलर नहीं होता है। जिसकी बॉल बैट होती है वो थोड़ा पहले वो बैटिंग कर लेता है और जो जिसकी नहीं होती बाद में बैटिंग करता है। इवेंचुअली खेल ये है कि आपको दूसरी टीम से 1 रन ज्यादा बनाना है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं खेलता वैसे ही हूँ कि जब मेरी बैटिंग आती है तो मैं बैट्समैन हूँ, और जब मैं बॉलिंग कर रहा हूँ तो मैं बॉलर हूँ, और मैं जब फील्डिंग कर रहा हूँ तो फील्डर हूँ। ऐसा कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं मानता कि भाई ठीक है मैं एक स्किल में अच्छा हूँ ज्यादा, बट इवेंचुअली वो स्किल टीम को जिताने के लिए यूज होनी चाहिए। तो ऐसे ही जब मेरी बैटिंग आती है तो मैं अपना किसी बैट्समैन से कम नहीं समझता, और मैं मेहनत भी उतनी करता हूँ क्योंकि मैंने अपनी बैटिंग में बॉलिंग में जितनी मेहनत की मैंने बैटिंग पे भी की है। तो जब जितने भी रन हो, या अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो मैं जितने रन और ऐड कर सकता हूँ, जितनी बॉल में, वो मेरी कोशिश रहती है। तो आई थिंक वो पसंद आपको क्या है, बैटिंग या बॉलिंग? पसंद मेरे को दोनों है कि अगर जिस मैच में आप बॉलिंग से विकेट ले लो और जिस मैच उसी मैच में आप बैटिंग से भी मैच जिता के मतलब बना दो रन, तो वो आई थिंक बहुत यादगार मैच हो ही रहता है मेरे लिए। कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बैटिंग से किया तो आदमी रहता है यार कि सेटिस्फाई हो बेसिकली टीम को जो चाहिए, टीम को जिताने में कंट्रीब्यूशन में कुछ भी हो, आई थिंक वो मेरे को खुश करता है। बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स अ टीम स्पोर्ट्स, और हर आदमी चाहता है, कोई भी जब इंडिया का मैच चल रहा हो कोई भी ये नहीं चाहता कि एक आदमी परफॉर्म कर दे और टीम हार जाए। राइट? परफॉर्म कोई भी कर दे, टीम जीतनी चाहिए। तो आई थिंक टीम कम्स फर्स्ट। जब आप इंडिया की बात कर रहे हो या किसी भी स्टेट में आईपीएल में बात करो तो सब लोग टीम का ही पहले सोचते हैं। जो नहीं सोचता है तो फिर इवेंचुअली वो लगता है कि वो धीरे धीरे करके साइड हो जाता है, क्योंकि सबको पता होता है ये अपने लिए खेल रहा है, जिसको बाहर करो। ऐसे प्लेयर्स सोचते हैं अपने 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 हाँ, बहुत सारे लोग हैं, मतलब सब लोग, ह्यूमन मेंटालिटी है, ह्यूमन नेचर है कि भाई पहले अपना सेव करो फिर दूसरे का काम करो। अगर चाहते हो भी दूसरे का भला करना, पहले सोचता है कि पहले अपना कर लो फिर दूसरा करता हूँ। तो वैसे लोग भी हैं, वैसे प्लेयर भी हैं जो लोग थोड़ा कभी कभार सेल्फिश भी खेल जाते हैं। तो इवेंचुअली बोलते ना क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर या स्पोर्ट इज अ ग्रेट लेवलर, तो वो कहीं ना कहीं लेवल हो ही जाता है। जो लोग अपने लिए खेलते हैं वो शायद इतना हायर लेवल पे खेल भी नहीं पाते। 2012-14 में आपको बहुत इंजरीज हुए, बहुत टफ आपका टाइम था, कैसे ओवरकम किया इतना 2 साल का पीरियड? इंजरीज मेरे वैसे हुए कि जिसका मैं कुछ कर नहीं सकता था। 2012 में मैं पूरे साल भर मेहनत की, मैंने अपना सब एक्शन वगैरह चेंज किया ताकि स्पीड बढ़ानी थी, क्योंकि जब मैं पहले साल खेला रणजी ट्रॉफी तो मेरी विकेट अच्छे मिले, बट स्पीड बढ़ाने के लिए एक्शन चेंज करना पड़ता है। एक्शन चेंज, डाइट चेंज, ट्रेनिंग चेंज, सब कुछ चेंज करना पड़ा। तो मैंने पूरे साल मेहनत करके आया तो मेरे को जॉन्डिस हो गया। तो जॉन्डिस विद हेपेटाइटिस ई, तो मैं 3 महीने बेड पे था, तो मैं रणजी ट्रॉफी खेल नहीं पाया, तो वो सीजन वैसे वेस्ट हो गया। फिर अब नेक्स्ट ईयर वापस आया तो मेरा ये वेब पट गया वो कैचिंग लेते टाइम। अब इसमें कैच तो आप करोगे, तो मेरे को यहाँ कुछ 15 टाँके आए, फिर मैं वो सीजन नहीं खेल पाया। ऐसे ही मेरे 2-3 सीजन वैसे खराब हो गए जिसमें मेरा कोई मतलब पूरा कुछ कर नहीं सकता था, हेल्पलेस हो गए। हाँ, मतलब फिर जब आप 2-3 सीजन नहीं खेलते हो तो जब आपकी जगह खाली होती है तो आपकी जगह वो दूसरा खेलता है और वो अच्छा कर रहा होता है, राइट? तो फिर उसको रिप्लेस करने के लिए आपको वापस मेहनत करनी पड़ती है 0 से। तो आई थिंक वो एक फेज था जिसमें थोड़ा अलग की रहा मैं। बोलते हैं स्विंग बॉलिंग में दीपक भैया ये बैलेंस आपका बॉडी का और बैलेंस होना चाहिए, बॉडी और बैलेंस होना चाहिए। तो ये स्विंग बॉलिंग के लिए ऐसा पूरा बॉडी का बैलेंस बना के रखना पड़ता है, दिमाग और बॉडी का बैलेंस, कुछ स्पेसिफिक स्किल लगती है? सबके लिए है, आई थिंक स्विंग बॉलिंग के लिए भी है और फास्ट बॉलिंग के लिए भी। अगर तेज भी फेंकना है तो भी आपको बैलेंस बहुत जरूरी है। तो इसमें ब्रेन का भी यूज होता है? लोग टेक्निक की बात करते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, टेक्निक बहुत सिंपल है। टेक्निक ये है कि आपकी बॉडी बैलेंस रहनी चाहिए हर चीज में, मतलब हर चीज का बीच का होना चाहिए। सपोज जैसे ये आपका राइट हैंड है, ज्यादा पास आएगा, ज्यादा इधर आएगा तो भी दिक्कत है, ज्यादा बाहर जाएगा तो भी दिक्कत है, बीच में रहना चाहिए। ऐसे ही लेफ्ट हैंड है, तो हर चीज जो भी आपका टो से लेकर हेड तक है वो बैट्समैन की तरफ होनी चाहिए और सब बीच में होनी चाहिए। बट ये कैसे सेटल होता है ये सब, इतना एग्जैक्ट ये होना चाहिए? प्रैक्टिस करके, क्योंकि किसी बॉलर का नेचुरल भी सही रहता है। नेचुरल सेंस कि उसने स्टार्ट वैसे किया तो उसकी बॉडी, हमारी बॉडी इवेंचुअली सही चीज करने की कोशिश करती है, राइट? क्योंकि उसको पता है कि अगर यहाँ लोड आ रहा है तो वो कंपेंसेट करके कुछ ना कुछ सही करने की कोशिश करेगी। पर कुछ बॉलरों का एक्शन थोड़ा सा खराब होता है, मतलब अलग
कोशिश करते हैं वो डालने की, बट टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, फिर उनको थोड़ा थोड़ा सही करना पड़ता है। कोचेस का काम यही है कि आपको Right. टेक्निकली सही बताना, कि जिससे आपकी इंजरीज भी कम हो, पेस भी ज्यादा है। और ये आपकी जो एक पॉपुलर बनाना स्विंग है, एक बार बताएंगे कैसे, क्या होता है ये बनाना स्विंग, कैसे होती है? वो आपको अभी बताया ना मैंने कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट सीम है। ये जो सीम की पोजीशन है, जिधर ऐसे होगी बनाना स्विंग क्या होती है, ये जो स्ट्रेट, अगर स्ट्रेट सीम से स्विंग होगी बॉल तो नॉर्मल स्विंग होती है कि जो लेट स्विंग होगी, ओके, तो सीधी जाएगी और लास्ट में थोड़ा स्विंग करेगी, बाहर की तरफ जाएगी। हाँ, मतलब जिधर जिधर आपने शाइनी साइड रखी है, मतलब जिधर शाइनी, इधर नई बॉल है, इधर हाँ। शाइन कर रहे हो आप, बॉल एक तरफ शाइन कर दो, ऐसे करते हैं वो शाइन कर रहे होते बॉल को। हाँ, तो जिधर जिधर शाइन होगी उसके अपोजिट साइड में जाएगी। अगर इधर शाइन है तो आउट स्विंग होगी, और ओके। अगर इधर शाइन है तो इन स्विंग होगी। तो वो थोड़ी सीधी सीम से स्ट्रेट सीम, जैसे मोहम्मद शामी की जैसे जाती है, स्ट्रेट सीम आती है, लेट एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट जाती लेट है। स्विंग होती है, विच इज मोर डेंजरस, क्योंकि अगर आधे रास्ते सीधे जा रही हो फिर लास्ट में स्विंग है तो बैट्समैन को पता नहीं ना किधर स्विंग होने वाली है। बनाना स्विंग के लिए सीम थोड़ी सी ज्यादा ऐसे होती है, और वो क्या ऐसे थोड़ा हाथ से ही स्विंग होती है, थोड़ी ज्यादा स्विंग होती है वो बनाना स्विंग। तो आई थिंक विच इज मोर सक्सेसफुल इन व्हाइट बॉल देन रेड बॉल। रेड बॉल में लेट स्विंग ज्यादा इफेक्टिव होती है, और व्हाइट बॉल में बनाना स्विंग। तो बनाना स्विंग के लिए सीम की पोजीशन थोड़ी सी ज्यादा टेढ़ी होती है, तो फिर वो ज्यादा हवा में से जाती है। तो उसके लिए आपको वही जो मैंने बताया, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपका कंट्रोल होना चाहिए कि मैं ऐसे फेंक रहा हूँ, एक तरफ स्विंग कराना तो फिर भी आसान है, अगर दोनों तरफ करानी है तो दोनों का एक्शन भी अलग होता है, कि आउट स्विंग में आप ऐसे फेंकते हो, फिर इन स्विंग में थोड़ा ऐसे फेंकते हो, और हाथ का अलाइनमेंट, बॉडी का अलाइनमेंट, वो भी सब चेंज होता है। तो इन स्विंग आउट स्विंग दोनों कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि दोनों की एक्शन चेंज होते हैं। फिर आपको इतना कंट्रोल होना चाहिए कि दोनों तरफ करा पाऊं। जैसे मेरे साथ स्टार्टिंग के 5 साल जो मैंने अपनी क्रिकेट को दिए, वो इसी में मैं भिड़ता रहा, क्योंकि कभी आउट स्विंग हो रही है और मैं इन स्विंग फेंकने जा रहा हूँ, तो कभी इन स्विंग बंद हो गई, आउट स्विंग हो रही है, कभी आउट स्विंग बंद हो गई, कभी इन स्विंग हो रही है। तो ये सब प्रॉब्लम कितने टाइम में सॉल्व हुई? 5 साल लगे मेरे को, 5 साल लग गए ये सब सॉल्व करने में। सॉल्व कर। फिर कभी हो रहा है कि एक भी नहीं हो रही, दोनों सीधी जा रही बॉल, क्योंकि मैं इन स्विंग फेंक रहा तो भी इधर जा रही है, आउट स्विंग फेंक रहा तो भी इधर जा रही है, क्योंकि दोनों एक्शन मिक्स हो गए। तो ये डिफिकल्ट है दोनों तरफ स्विंग कराना, इसलिए ये ऐसे बॉलर्स कम है। एक तरफ स्विंग करना आसान है कि आपने एक टाइप का एक्शन पकड़ा, उसी को आपने मास्टर किया, बट ये 2 अलग टाइप के एक्शन को मास्टर करना, उसके लिए थोड़ा टैलेंट भी चाहिए, प्लस थोड़ा पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि दोनों चीजें मिक्स होके खराब भी हो जाती है। पेशेंस मतलब सही होने में पेशेंस। हाँ, मतलब अगर आप किसी चीज को जैसे आपको दोनों स्विंग करानी है तो टाइम लगेगा, आपको 1.5-2 साल मेहनत करनी पड़ेगी दिन रात, तब जाके दोनों तरफ करा पाओगे। अगर आपने 1 महीना 2 महीने ट्राई किया और फिर आपको लगा नहीं छोड़ो यार अभी इन स्विंग नहीं, आउट स्विंग ही करता हूँ वापस, तो फिर वो आउट स्विंग भी नहीं होगा, इन स्विंग भी नहीं होगी। ऐसा बहुत सारे बॉलर के साथ हुआ है। तो अभी ऐसे अपने इंडिया में ऐसे कौन से प्लेयर्स है जो ये दोनों कर लेते हैं? अभी तो थोड़े काफी प्लेयर है जो पहले जो सबसे अच्छे रहे, आई थिंक भुवनेश्वर कुमार, अच्छा, दोनों स्विंग कर दोनों लेते थे। स्विंग, प्रवीण कुमार है जो जिनकी दोनों स्विंग बराबर स्विंग होती है। मतलब कुछ बॉलर हैं जो करा लेते हैं, बट बराबर कंट्रोल से कराना डिफिकल्ट है, जिसको कि उसके लिए एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। अब जैसे अर्शदीप है वो भी करा लेता है, बट थोड़ा अभी उसको एक जो अंदर वाली बॉल है उस पर थोड़ा और कंट्रोल कर सकता है बेटर, वो हो जाएगा, पहले से काफी बेटर हुआ है और हो जाएगा। ऐसे अभी नए में शायद वो आईपीएल में काफी सारे प्लेयर हैं जो करा लेते हैं अभी, बट थोड़ी आर्ट कम हो गई है वो वाली। रीजन भी दोनों स्विंग की क्योंकि अभी थोड़ा बॉल्स की क्वालिटी भी थोड़ी डाउन हुई है। ओके। क्योंकि स्विंग बॉलिंग कंडीशन पे बहुत डिपेंड करती है, जैसे फास्ट बॉलिंग कंडीशन पे डिपेंड नहीं करती, इंडिविजुअल बॉडी पे डिपेंड करती है। आज मैं अच्छा फील कर रहा हूँ तो तेज फेंक सकता हूँ, अगर थका हुआ हूँ, इंजरी है तो नहीं फेंक पाऊंगा। फास्ट स्विंग बॉलिंग डिपेंड करती है बॉल के ऊपर, बॉल कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, पिच कैसी है, तीनों चीज। ओवरकास्ट होता है तो स्विंग अच्छी होती। हाँ, क्लाउडी होता है, ठंडा वेदर होगा तो स्विंग ज्यादा होगी, ज्यादा हीट है तो कम होगी, कम होगी। मॉइस्चर होगा थोड़ी ज्यादा होगी। बॉल का शेप कैसा है, बॉल की सीम का बैलेंस कैसा है। तो अभी क्या हो गया है, जो पहले हम 2011, 12, 13 में जो बॉलें आती थी कोकापुरा की, वो अभी इतनी अच्छी नहीं आती है, बिकॉज जो डिमांड है ना बहुत ज्यादा बढ़ गई है बॉल्स की कोकापुरा बॉल की। अब आप देखो हर स्टेट में लीग होती है। ये यूके का ब्रांड है ना कोको? ये आई थिंक ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है, ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है। तो अगर एक ब्रांड पूरे वर्ल्ड के लिए बॉलें बना रहा है तो वो डिफिकल्ट हो जाता है कि उतनी ही अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करना है जो पहले आती थी। पहले बट आप अभी ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया में भी बॉल अच्छी मिलती है, क्योंकि वो उनका होम ग्राउंड, उनकी होम वहीं पे बनती है, उनका ज्यादा लॉट रहता है। बट अभी थोड़ी सी वो बॉलें चेंज हुई है, क्वालिटी थोड़ा सा, इतनी स्विंग होती नहीं बॉल वो ज्यादा, तो इसलिए थोड़ा वो स्किल भी थोड़ी कम हुई है। ओके। पहली बार आपको आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने बिड किया, फिर 2 साल आप पुणे सुपर जायंट्स के साथ गए, फिर फाइनली आपका चेन्नई सुपर किंग्स ने आपको लिया। ये पूरा ट्रांजिशन 10 लाख से आज
लास्ट मुंबई इंडियंस का ऑक्शन आपका 14 करोड़ का था। नहीं, मुंबई इंडियंस का शायद 9.5 का था, उससे पहले 9.5 करोड़। उसके पहले सीएसके का 14 करोड़ था। सीएसके का 14 करोड़ का था। तो ऐसा बोलते हैं कि आईपीएल 2022 में ये सबसे एक्सपेंसिव ऑक्शन था बॉलर्स की साइड का, इंडियन बॉलर का। नहीं, बॉलर कोई भी बॉलर में एक्सपीरियंस है तो ईशान किशन हाईएस्ट पेड बैट्समैन था, 15 करोड़ आई थिंक, और मैं थे हाईएस्ट पेड बॉलर था। जब आप सीएसके में आए तो माही भाई, धोनी भाई ने आपको टीम में खेलने का मौका दिया, तो क्या ऐसा देखा धोनी भाई ने आप में कि आपको स्टार्टिंग में मौका दिया उन्होंने सीएसके से खेलने का? आई थिंक जो पहली बार उन्होंने मुझे खेलते हुए देखा था, तो इसमें मैं पुणे सुपर जायंट्स के ओपन ट्रायल में गया था। अच्छा। तो वहां पे उन्होंने फ्लेमिंग ने मुझे देखा, और मेरा सिलेक्शन मेरी बैटिंग की वजह से ज्यादा हुआ था बॉलिंग की वजह से, क्योंकि ट्रायल के अंदर मैं लकी था कि मेरे स्टीवन फ्लेमिंग तो वो पुणे सुपर जायंट्स के कोच हुए थे, और कैप्टन माही भैया थे, तो उन्होंने ओपन ट्रायल रखा था जिसमें मेरे को बुला लिया गया। तो मैं उसके अंदर मैंने बॉलिंग अच्छी की, नई बॉल से, पुरानी बॉल से नहीं इतनी अच्छी की थी। फिर मेरी फॉर्चुनेटली बैटिंग आ गई 7 नंबर पे, तो मैंने उसमें 50 रन बनाए, मतलब अच्छे शॉट मारे। उस टाइम में मैंने काफी मेहनत, क्योंकि मैं 4-5 साल आईपीएल नहीं खेल रहा था, तो मैं अपनी बैटिंग में बहुत मेहनत की उस टाइम पे। जब आईपीएल चल रहा होता तो मैंने अपनी स्पीड बढ़ाने पे और बैटिंग में बहुत मेहनत की, और उस टाइम में फॉर्म में था आगे, मतलब लगातार मैचेस वगैरह खेला था, अच्छी बैटिंग कर रहा था। तो मेरे को ट्रायल में बुलाया, तो पहले मैच में मैंने 50 रन बनाए कुछ। तो अगले दिन वापस फ्लेमिंग ने मेरे को ऊपर बैटिंग कराई 4 नंबर देखने के लिए। हमारे कोच थे ऋषिकेश कानेटकर, जो हमारे कैप्टन थे रणजी ट्रॉफी के, जब हम लोग जीते थे। ओके। वो वहां पे सीएसके के कोच थे, वो पुणे सुपर जायंट्स के असिस्टेंट कोच थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि फ्लेमिंग देख रहा है कि तू एज अ बैट्समैन बैटिंग कर सकता है, नहीं तो तू थोड़ा आराम से खेलना, जरूर नहीं चौके छक्के मारे। तो मैंने कहा ठीक है। तो उससे सेकंड मैच में मैंने बैटिंग में अच्छे रन बनाए और बॉलिंग भी अच्छी की। तो फिर फ्लेमिंग ने मुझे सेलेक्ट किया सबसे पहले सीएसके में, पुणे सुपर जायंट्स। ओके। जब उस टाइम में माही भाई इंडिया के लिए लगातार खेल रहे थे, कैप्टन थे, वर्ल्ड कप से पहले की बात है। तो जो कैंप लगा था हमारा, 4 दिन का कैंप लगा था पुणे सुपर जायंट्स का। तो हम लोग पहुंचे, तो उस दिन प्रैक्टिस मैच था और माही भाई आए थे उस दिन, पहले दिन था, और हमारा भी प्रैक्टिस मैच था। तो मैंने उसमें प्रैक्टिस मैच, और जब मुझे पता है कि जो 5 साल से तैयारी कर रहा है, सोचा है कि मुझे आईपीएल में कम मौका मिलेगा, तो मैं तैयारी बहुत अच्छी करके गया था उस आईपीएल के लिए, मतलब बैटिंग से और बॉलिंग से। तो मैं पहले बॉलिंग की मैंने, तो बॉलिंग बहुत अच्छी हुई थी मेरी उस मैच में, जो माही भाई मुझे देख रहे थे। फिर मैं बैटिंग करने गया था 1 डाउन, मेरे को प्रैक्टिस मैच में 1 डाउन बैटिंग कराए थे, और मैं शायद 8 बॉलों में 5 छक्के मार के 30 रन पर नॉट आउट खेल रहा था। 8 बॉलों में 5 छक्के मारे आप? हाँ, फास्ट बॉलर पावर प्ले में। तो मैंने बैटिंग भी बहुत अच्छी की थी। जब पहली बार माही भाई ने मुझे देखा था, तो उनके दिमाग में इम्पैक्ट रहा कि ये लड़का है जो बॉल डालता है नई बॉल से और बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। तो उनको हमेशा से ही वैसे प्लेयर पसंद है जो बैटिंग बॉलिंग दोनों में टीम को कंट्रीब्यूट कर पाए। तो वो उनके दिमाग में मेरी पहली बार मैं मिला था, उनकी इमेज भी। तो बट अनफॉर्चुनेटली मैं उस मैच में मैं पहला ही रन भागा और मेरे हैमस्ट्रिंग में टेयर हो गया था, बिकॉज मेरे को उस टाइम पे मुझे लगता है कि 2 दिन से लूज मोशन थी, और मैं काफी प्रॉब्लम, डिहाइड्रेट बॉडी थी, जिसमें मैं अपनी बॉडी को ज्यादा पुश किया टू प्रूव किया कि मैं एक्साइटमेंट में। हाँ, कि मत, वो होता है कि आप वेट कर रहे होते मौके करते साल से, और आपको है तो आप ज्यादा ही एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया मैंने, जिसका मुझे लगता है जिसके वजह से मेरा हैमस्ट्रिंग में टेयर हुआ उस साल। इसलिए मैं ज्यादा मैचेस नहीं खेल पाया सीएसके को, मैं इंजर्ड हो गया था। और बाद में मुझे फिर खेलने का मौका मिला लास्ट में, जब टीम बाहर हो गई। फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन बन जाता, तो कोई भी टीम अपना कॉम्बिनेशन सफर नहीं करना चाहती। फिर जब उसके बाद सीएसके 2 साल के लिए बैन थी, जब सीएसके वापस आ रही थी, राइट, तो लास्ट दिन मैंने माही भाई से बात करी थी, क्योंकि मैं उस टाइम माही भाई से बात भी नहीं करता था, वो बहुत छोटा था, माही भाई से कैसे बात करो आप। फिर ऐसे डर लगता है ऐसे सीनियर से बात करने में? हाँ, मतलब सबको लगता है कि आप क्या बात करोगे, और फिर चुपी, जनरली जूनियर होते तो आप चुप ही रहते, सुनते हो बातें, और वो सबके लिए इतने बड़े स्टार लेजेंड है। तो फिर मैं वैसा था कि थोड़ा सा कि कम ही बात करता था ज्यादा मैं। तो लास्ट दिन मैंने बात की कि भैया मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए, तो उन्होंने मेरे को बोला था लास्ट दिन कि कुछ 1-2 चीज बताई उन्होंने कि और क्या इंप्रूव करना है जो भी है, और तैयार रहना कि तू अगले साल सीएसके के लिए खेलेगा। तो उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि तू अगले साल सीएसके के लिए खेलेगा। आपने 7 साल सीएसके में बिताए माही भाई के साथ, कुछ ऐसी ड्रेसिंग रूम की बातें बताए जो ऑडियंस ने कभी सुनी नहीं हो, कोई ऐसा किस्से माही भाई के, आपके, टीम के? हमारे सारे किस्से तो ग्राउंड पे हुए, सबने देखे हुए, हंसी मजाक वाले। बट हाँ, किस्से ऐसे तो कुछ है नहीं कि जो ड्रेसिंग रूम के शेयर किए जाए ज्यादा।
जनरली रूटीन क्या रहता है आईपीएल के जब प्रैक्टिस, जब आज मैच डे है तो सुबह के कितनी बजे उठते हैं, क्या रूटीन रहता है? सबका अपना अपना रहता है अच्छा, रूटीन। टीम का रूटीन नहीं होता टीम है? का रूटीन कुछ नहीं होता है। मैच वाले दिन सीधा आप जो भी टाइमिंग होता है, जैसे शाम का अगर टाइमिंग है तो रूटीन बस जब बस निकलती है तभी आपको असेंबल होना, उसके पहले कुछ नहीं होता है। मेरा अलग है, मैं एकदम सोता हूँ। जितना लेट उठता हूँ उठूँ उतना लेट उठता हूँ, क्योंकि मैच से पहले जितना फ्रेश रहोगे उतना अच्छा है। उतना अच्छा है। आप कुछ तैयारी तो कर नहीं सकते कि आपको कुछ करना है, तो मैच से पहले जितना फ्रेश रहो। मैं उठता हूँ, अपना थोड़ा एक आध स्ट्रेचिंग वगैरह करता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर सो जाता हूँ। और फिर जब बस निकलने वाली तब उठता हूँ, ताकि जब मैच में जाऊँ, क्योंकि आप मैच से पहले बहुत सोचते भी हो कि यार मैं, क्योंकि हर एज ए बॉलर आप हर बैट्समैन के लिए प्लान बनाते हो कि हम इस बैट्समैन को ऐसे फेंकूंगा, उस बैट्समैन को पैसे फेंकूंगा। अगर आप सोओगे नहीं तो पूरे दिमाग में वही चलता रहता है, बार बार आप रिपीट जोन पे वही चलाते रहते हो। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि खाना खाऊं, सो जाऊं, मैच उठूं, और आपको बस में टाइम मिलता है, वो जो भी टाइम, आधा घंटा 40 मिनट डिपेंडिंग ऑन द स्टेडियम, फिर वापस आप रिवाइज कर सकते हो कि मैच से उतना काफी है। तो मेरे लिए रेस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों का अलग होता है, कुछ लोग स्विमिंग करते हैं, अच्छा, कुछ लोग जाके स्ट्रेचिंग करते हैं पूल में, कुछ लोग जिम में थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिवेशन करते हैं। सबका रूटीन अलग अलग। ये जो आईपीएल का मैच डे रूटीन होता है, इंटरनेशनल मैचेस जब आप इंडिया के लिए खेलते हैं तब भी सेम ही रूटीन होता है या वहाँ थोड़ा अलग होता है? नहीं, वहां भी सेम ही रहता है। और अभी सब लोग इतने प्रोफेशनल है, सब समझते हैं कि हर प्लेयर का रूटीन अलग होता है। तो कोई भी किसी को फोर्स नहीं करता कि आप मैच से पहले वो रूटीन चेंज करो, क्योंकि सडनली आप एक रूटीन फॉलो करते रहो, आपको बोला जाए नहीं ये चेंज करके दूसरा करो, तो दैट विल बी अनफेयर और वो प्लेयर अपना बेस्ट परफॉर्म दे नहीं पाएगा। तो आई थिंक सब लोग समझदार है, तो कोई चेंज नहीं करता। हमने टीवी पे देखा है कितनी बार आप माई भाई के साथ मस्ती करते रहते हैं, तो आपका अलग ही रिश्ता है उनके साथ। ये माई भाई, धोनी भाई, ये समाज से एकदम अलग क्यों है? समाज से इतना दूर क्यों रहते हैं? सुना है मोबाइल नहीं रखते हैं, बात नहीं करते। समाज से दूर तो शायद इसलिए रहते हैं कि वो समाज को ज्यादा पास आ जाते हैं उनके तो क्या, अगर बाहर जाएंगे तो फिर क्या है कि लोग वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने देंगे नहीं, हर आदमी को उनके साथ फोटो खिंचाना है। तो फिर ऐसा पॉसिबल है नहीं कि एक आदमी बाहर जा रहा है तो 1000 लोगों के साथ हर बार फोटो खिंचाए। तो आई थिंक वो मुझे फील होता है कि भाई फेम जरूर अच्छा है, बट इतना फेम भी ज्यादा अच्छा नहीं है कि आप अपने नॉर्मल लाइफ में जाए। तो आई थिंक हर चीज की वो है, पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड भी है। तो शायद वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते हैं, क्योंकि जितना लोग उनको प्यार करते हैं, जानते हैं, हर आदमी को उनके साथ पिक्चर खिंचाना है, हर आदमी चाहता है कि वो उनसे बात करे या कर पाए। तो वो आई थिंक पॉसिबल है नहीं किसी भी ह्यूमन के लिए कि वो सबको उतना टाइम दे पाए। तो इसलिए बाहर वो जा सकते नहीं। और फोन उन आई थिंक हाँ, ये थोड़ा सा है कि वो फोन उन कम यूज करते हैं, और फोन पे बात करने में भी शायद थोड़ा वो ऑकवर्ड ही फील करते हैं। शायद कुछ लोग होता है, नहीं है हैबिट तो नहीं है। तो फिर बात करनी हो आप लोगों को तो आप रूम में चले जाते हैं? हाँ, रूम में जाके बात करो कितनी भी। फोन पे तो मैं खुद ही नहीं कर पाता उनसे बात करनी हो तो बड़ा मुश्किल से वो फोन पे हाथ आते हैं। तो बट इसलिए तो मैंने अब तो कोशिश भी नहीं करता हूँ कि फोन में बात करने की। सीधा जब भी मिलना होता है तो फेस टू फेस जाके मिल लो। आई थिंक वो ज्यादा बेटर रहा देन उनको फोन पकड़ने के लिए। ऐसा कभी कुछ हुआ है उनके, आपकी सीएसके की टीम में, कि उन्होंने कुछ पोजीशन बदला और सच में वैसा हो गया, वहीं पे कैच चला गया, वहीं पे ही? ऐसा कोई किस्सा ध्यान में है आपको? हाँ, बहुत बार हुआ है, पर बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने भी चेंज की है और मुझे विकेट मिला है, वो क्रेडिट में माई भाई को ही मिला है। वो भी बहुत हुआ है बट ऐसा कोई एक किस्सा बताइए जब ऐसा कुछ चेंज हुआ, आपने किया, उन्होंने किया हो, किसी ने भी किया हो। हाँ, तो बहुत बार होता है जनरली। पहले एक चीज है कि जब मैं स्टार्टिंग में माई भाई का लग रहा था कि अगर कोई यंग प्लेयर आया तो उसको थोड़ा गाइड करते हैं। जब उनको लगता है कि ये मैच्योर हो गया है, अपने हिसाब से फील्ड ले सकता है, तो फिर वो लिबर्टी देते हैं कि अपने हिसाब से फील्ड लेके अपने हिसाब से बॉल डालो। तो पहले शायद वो जब मैं सीएसके लिए पहले साल किया था वो उतनी लिबर्टी थी नहीं मेरे को। वो एंड भी मेरे को वही बताते थे कौन से एंड से फेंकनी है, और फील्डिंग में भी जब मैं अगर बोलता था तो कभी को मना भी कर देते थे बाद में। बट 2-3 साल बाद फिर उन्होंने वो लिबर्टी मेरे को दी कि मेरे को कौन से एंड से डालनी है या फिर कौन सा फील्ड चाहिए, वो बाद में मुझे मिली, बट वो अर्न करनी पड़ी लिबर्टी। तो पहले कई सालों में ऐसा हुआ है कि जैसे मुंबई का मैच था जिसके अंदर डिकॉक स्क्वायर लेग पे आउट हुआ, मेरे बॉल पे कैच मारा। तो उससे एक बॉल पहले ही मैंने बोला कि ये स्क्वायर लेग पीछे ले लेते हैं, फाइनल लेग ऊपर ले लेते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया वहीं से, और अगली बॉल पे कैच स्क्वायर लेग के हाथ में गया। तो ऐसा 2-3 बार हुआ है। अच्छा, आपने फील्ड चेंज करने के लिए बोला, उन्होंने मना कर दिया, बॉल वहीं गिरी, जहाँ अगला कैच अगली बॉल पे होता ना, कि मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद बॉल वहीं चली गई, बॉल वही गई। तो ऐसा, बट लोग बोलते हैं उनका कंप्यूटर माइंड है, बिकॉज वो सारे मैचेस देखते हैं, एक होता है, और जब देखते भी हैं तो एनालाइज कर रहे होते हैं।
सिर्फ टाइम पास के लिए देखते, वो कोई क्रिकेट मैच नहीं छोड़ता कि इंडिया का कोई मैच चल रहा होता, उनके रूम में टीवी पे मैच ही चलता रहता है, चाहे वो कोई सा है, वो मैच क्रिकेट देखते हैं। ऑब्जर्वर है। हाँ, ऑब्जर्वर है, और प्लस विकेट कीपर को अगर गेम सबसे अच्छा दिखता है तो विकेट कीपर को दिखता है, कौन सा फील्डर किधर है, बैट्समैन कैसे खेल रहा है, सारे एंगल्स मिल जाते हैं। विकेट कीपर का कैप्टन होना एक बॉलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या मतलब बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत अच्छा है अगर विकेट कीपर कैप्टन है तो। रीजन बीइंग, कभी कभार क्या होता है कि मैंने एक अच्छी बॉल डाली और बैट्समैन ने अच्छा शॉट मार दिया, तो कीपर को पता है कि इसने अच्छी बॉल डाली थी, क्योंकि उसको लाइन सब दिख रही होती है पीछे से। राइट। कभी कभार अगर कैप्टन बाउंड्री पे खड़ा है और मैंने अच्छी बॉल डाली और चौका छक्का पड़ गया, तो उसको नहीं पता कि मैंने सही लाइन पे बॉल डाली थी। सपोज मैंने मिडिल लेग स्टंप पे बॉल डाली और उसने हट के कट मार दिया, चौका चला गया, तो दूर से ये लगेगा कि इसने ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी थी, कट वाली बॉल थी, इसने गलत बॉल डाली है, बट कीपर को पता है कि इसने सही बॉल डाली, तो इसलिए उसका एडवांटेज मुझे बहुत मिला। अगर मैं पावर प्ले में 3 ओवर फेंकता था, जो कि आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब है पावर प्ले में 3 ओवर फेंकना। आपको पावर प्ले किंग भी बोला गया सीएसके में, क्योंकि मैंने इतने ओवर फेंके, इसलिए मेरे नंबर्स भी अच्छे हैं, क्योंकि कोई इतने ओवर फेंकता भी नहीं है उसके अंदर। अगर कोई लगातार इतने ओवर फेंका तो शायद विकेट उसको भी मिल जाएंगे, बट कोई फेंकता नहीं इतने ओवर। तो वो आई थिंक बहुत जरूरी होता है कि कई बार कैप्टन को पता होना कि इस बॉलर ने गलत बॉल फेंकी है या नहीं, जो चौका छक्का पड़ा है वो तो एंड रिजल्ट है। कभी कभार बैट्समैन अच्छा शॉट भी मारता है, क्योंकि अच्छे लेवल पर खेल रहे हो, बैट्समैन बहुत अच्छे है, तो आपको अच्छी बॉल पर भी शॉट मारते हैं, वो एज ए कैप्टन पता रहता है, तो फिर आपके बॉलिंग चेंजेस नहीं होते। कई बार ऐसा होगा कि मैंने 15 रन दे दिए एक ओवर में, जैसे सपोज एग्जांपल 2019 का फाइनल मैच है जिसके अंदर मैंने पहला ओवर डाला है, एमआई से ही मैच था पहला, तो पहले ओवर में मैंने 2 रन दिए, दूसरा ओवर फेंका मैंने, तो दूसरे ओवर में शायद 20 रन पड़े मेरे, 3 छक्के 20 रन पड़े। डीकॉक ने 3 छक्के मारे और तीनों ही बहुत अच्छे शॉट थे, मतलब उसमें बॉल में कोई कमी नहीं थी कि मैंने बॉल गलत फेंकी हो। उसने तीनों शॉट आप जाके देखोगे, शॉट अच्छे थे, तीनों शॉट अच्छे थे। अगर और कोई भी कैप्टन होता तो मुझे तीसरा ओवर नहीं देता, बट मैंने मुझे 1 ओवर रोका, फिर मुझे पावर प्ले में तीसरा ओवर दिया, तो मैंने वो फेंका मेडिन और विकेट, और उसके बाद मैंने लास्ट 19 ओवर फेंका, जिसमें मैंने 19 ओवर पोलार्ड और हार्दिक खेल रहे थे, वो इतने सही मतलब फॉर्म में थे, उसमें मैंने 4 रन देके 2 विकेट लिए, तो मेरा टोटल एनालिसिस रहे 25 रन देके 3 विकेट उस मैच में। अगर यही दूसरा कोई कैप्टन होता, कई बार क्या होता है कि आपने अगर दूसरे दो ओवर में आपके 20 मतलब किसी एक ओवर में 20 रन पड़ गए, तो फिर आपको तीसरा चौथा ओवर नहीं देते वो आपको। तो आई थिंक ये बहुत मतलब उनकी खासियत थी कि वो जज करते थे कि बॉलर ने गलती की है या उसने अच्छा शॉट मारा है, और वो डांट तभी लगाते थे जब बॉलर गलती करता था। कई बार अच्छा शॉट मारता है वो, ऐसा आई थिंक कीपर को ज्यादा अच्छा दिखता है, तो इसलिए आई थिंक कीपर्स जो है वो थोड़े अच्छे कैप्टन होते हैं। 2023 में आपका गुजरात टाइटंस के साथ एक फाइनल था, उस मोमेंट में हमको लेके जाइए जब आपको सीएसके को 2 बॉल पे 10 रन चाहिए थे और जड्डू भाई ने लास्ट में 1 छक्का मारा 1 चौका मारा। आप लोगों को ड्रेसिंग रूम में और डगआउट में बिलीव था कि जीत जाएंगे? और नेक्स्ट बैट्समैन मैं ही था तो मैं तो वही सोचा था कि मेरी बैटिंग है तो मैं कौन सा शॉट मारूंगा, क्योंकि पूरा 6 ओवर का। अच्छा, आप वर्चुअल देख रहे थे, दिमाग में डाल रहे थे? हाँ, क्योंकि आप बैट्समैन तो हो सकता है ना कि पूरा वही दोनों बैट्समैन खेल रहे थे, वो 6 बॉलें हैं, 6 बॉलों में 14-15 रन चाहिए थे शायद, तो हो सकता है कि आपकी बैटिंग आ जाए, लास्ट बॉल में चौका मारना छक्का मारना, तो एज वो भी दिमाग में चल रहा था कि मेरे को आएगी तो कौन सी बॉल डालेगा, मैं कौन सा शॉट मारूंगा। प्लस जब 2 बॉल रह गई तब तो देखो मतलब मैं इतने मैच खेला हूँ। क्या चल रहा था उस टाइम डगआउट में? हम लोग 2019 का फाइनल भी ऐसे 1 रन से हारे थे, उसके बाद में 2030 का फाइनल था ना, वो उसका एटमोसफियर लगता, क्योंकि अहमदाबाद में मैच था, 1 लाख से ऊपर लोग थे, जो एटमोसफियर था, लोगों ने वेट किया 2-2 दिन वहां पे वो मैच देखने के लिए, 2-3 दिन तक वो मैच चला, रात को 2:30 बजे मैच खत्म हुआ था, बारिश हो गई थी। हाँ, तो वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट फाइनल था। और जब 10 रन रह गए थे तो देखो उम्मीद मेरे को भी बहुत कम थी, क्योंकि प्रेशर बिल्ड हो जाता ना, आपको पता है कि बैट्समैन भी प्रेशर, हम बाहर बैठे हुए इतना प्रेशर बिल्ड हो रहा है, तो बैट्समैन जो अंदर खेल रहा है उस पर प्रेशर कितना बिल्ड हो रहा है। और हर ओवर में गेम चेंज हुआ था, पहले हमको 25 बॉलों में शायद 20 बॉलों में कुछ 50 रन चाहिए थे, 20 बॉलों में 50, जब हम हार रहे थे गेम वहां से कि भाई 20 बॉल 50 बनाना मुश्किल है। फिर अगली 5 बॉलों में 30 रन आए थे, तो फिर हम वापस गेम में आ गए, 13 बॉल में कुछ 20 रन चाहिए थे, फिर हम जीत रहे थे। फिर लास्ट में ऐसा हुआ कि 6 बॉल में कुछ 13-14 रन चाहिए थे, फिर वापस हम पीछे हो गए गेम में, फिर हर बॉल पे गेम में पीछे होते जा रहे थे। फिर लास्ट 2 बॉल रह गई थे, तो हम ऑलमोस्ट हारे हुए थे कि भाई आपको 2 बॉल में जिसने इतना अच्छा ओवर फेंका हो, कंसिस्टेंटली 4 यॉर्कर बैक टू बैक फेंके हो, उस पर
10 रन बनाना थोड़ा 2 हिट मारना मुश्किल है। मुश्किल है। तो और जो इस बॉल पे छक्का मारा भी था जड्डू भाई ने, वो बॉल बहुत अच्छी थी। जो चौका मारा वो बॉल खराब थी लास्ट वाली, बट जो छक्का मारा था वो बॉल बहुत अच्छी थी और उन्होंने बहुत अच्छा कनेक्ट कर दिया सामने, और सामने ही छोटी छोटी बाउंड्री थी। तो आई थिंक वो मोमेंट में मतलब बैठे हुए मेरे को गूज़बम्स आए थे कि स्टेडियम के अंदर, मतलब एज अ प्लेयर कभी नहीं आया मेरे को वो। राइट राइट। क्योंकि मैं उस बहुत अच्छा पल था। डगआउट में था, तो जब मुझे ही इतना ऐसा फील, नर्वसनेस मतलब फील हो रही थी और गूज़बम्स आ रहे थे, तो जो ऑडियंस थी उनको तो बहुत ही मजा आया होगा। तो उस टाइम फिर रात को कितनी बजे तक चला सेलिब्रेशन आपका? सेलिब्रेशन बहुत कम चला एक्चुअली उस दिन, क्योंकि हम लोग पहुंचे 5 साढ़े 5 बजे थे होटल, क्योंकि 2:30 बजे मैच खत्म हुआ, फिर वो सेरेमनी, फिर वो सब लोग घर जा रहे थे। ऑलमोस्ट सबकी फ्लाइट बुक थी, जो फॉरेनर्स थे उन लोगों की फ्लाइट थी अगले दिन। तो राइट। पहुंचे 5:30 बजे, और फिर सबको, किसी को 7 बजे निकलना था, किसी को 8 बजे निकलना था। तो वो फिर आई थिंक वैसे लंबा नहीं हो पाया, बट वन ऑफ द बेस्ट फाइनल्स, बेस्ट मोमेंट था सीएसके का। अभी पूरे इंडिया का एक सवाल है, आपसे भी पूछ ही लेता हूँ, माई भाई खेलेंगे क्या 2026 में? अब वो तो उनको ही पता होगा, मुझे तो लगता है खेलेंगे। अगर नहीं खेल रहे तो शायद बता ही देते। मुझे तो लगता है खेलेंगे, और खेलना भी चाहिए, क्योंकि आई डोंट थिंक कि आदमी, मैं कई जगह बोला है कि बैट्समैन रिटायर तब होता है जब आई साइड में प्रॉब्लम हो या रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाए, कि आप 140 या 145 के बॉल में थोड़ा लेट हो रहे हो। आई थिंक वो बहुत कैपेबल है। अभी आप लास्ट मैच में, लास्ट सीजन में भी, या उससे पहले सीजन में भी, उन्होंने 140, 45, 50 वाले बॉलर को आराम से छक्के मारे। राइट। इस जस्ट कि बाकी बैट्समैनों ने उनको इतना सपोर्ट नहीं किया। उनकी बैटिंग, जो जिस रोल में वो अपने आप को रखा हुआ है, उसमें उनकी ज्यादा बैटिंग आई, उतना वो प्रिपेयर नहीं थे आई थिंक, बिकॉज ऑफ नी इंजरी और काफ इंजरी। अगर फिजिकली थोड़ा और फिटनेस पे थोड़ा वो फोकस करके कर लेंगे, तो आई थिंक आराम से 2 साल खेल सकते हैं, क्योंकि छक्के चौके मारने में कोई कमी नहीं है। इस जस्ट जो उनके काफ और नी में जो प्रॉब्लम हुई थी लास्ट ईयर और लास्ट उससे पहले, वो अगर सॉर्ट आउट हो जाए, वो किसी को भी हो सकती है। आई थिंक एक एज के बाद में फिर एज टैग लगा देना किसी पे कि यार इसकी एज हो गई है, वैसी बात नहीं है। आई थिंक वो इंजरी यंगस्टर्स को भी होती है, 20-21 साल वाले को हो जाती है, मेरे को भी हुई है, किसी सबको हुई है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो यंग बैट्समैन है जिनको बहुत सारी सर्जरीज और इंजरीज हुई है। राइट। इस जस्ट की एज हो जाती है तो लोग टैग लगा देते हैं कि भाई एज हो गई है, तो नहीं है। बट आई थिंक बैटिंग का रिलेशन 104 रिफ्लेक्सेस और आई साइड से, अगर जब तक वो सही है तो आप खेल सकते हो, क्योंकि बाकी तो आपको फास्ट बॉलिंग तो करनी है नहीं। तो आई थिंक यू कैन प्ले 2 more years। अब जवाब तो वही देंगे आपको। 2018 में पहली बार आपका इंग्लैंड टूर के लिए, इंग्लैंड के खिलाफ सिलेक्शन हुआ इंडिया टीम के लिए, तो कैसे आपको ये न्यूज आई? किसी का फोन आया बीसीसीआई से? हम लोग इंडिया ए में खेल रहा था मैं, और हम लोग इंग्लैंड में थे। इंग्लैंड में थे हम लोग। इंडिया ए का टूर था, उसमें मैंने पहले आईपीएल अच्छा गया था मेरा, सीएसके के लिए हम जीते भी थे। उसके बाद फिर इंडिया में सिलेक्शन हुआ। इंडिया में मैं गया तो शायद पहले मैच में 2 विकेट लिए, दूसरे मैच में 5 विकेट लिए, तो परफॉर्मेंस अच्छी थी। सडनली आई थिंक शायद बुमराह को कुछ निगल हुआ था, तो वो मैच नहीं खेल रहा था। तो फिर मेरे को फोन आया, सिलेक्टर का फोन आया था। किसका? एक्चुअली सिलेक्टर थे हमारे साथ में, इंडियन टीम का सिलेक्टर, कोई इंडिया का टूर था तो एक सिलेक्टर आपके साथ में थे। उन्होंने मुझे, हम लोग शायद बस में जा रहे थे, बताया था। तो मैं वो एक मोमेंट था जो आप लाइफ चेंजिंग, मतलब ड्रीम करते हो, इसी के लिए आप तैयारी करते हो कब आएगा। तो आई थिंक फिर तुरंत सबसे पहला फोन मैंने अपने फादर को किया था। आई थिंक वो भी एक मोमेंट है जो, मतलब कुछ लम्हे होते हैं आदमी के साथ आएगा, तो आई थिंक वो एक उनमें से मोमेंट में से है। मैंने हमेशा ड्रीम किया था कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगा जब ऐसा नाम आएगा। तो आई थिंक मैंने कैसे किया फिर रिएक्ट? आपने नॉर्मली था, पापा को बताया, मन ही मन में खुश था, क्योंकि उन्होंने बोला था किसी को बताना नहीं है, तो किसी को बता भी नहीं सकते थे जब तक कि ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो सकता। तो आई थिंक वो सेटिस्फाइंग मोमेंट था, और पूरी फैमिली के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होगा। 100%। आगरा में क्या ढोल वगैरह हुए? अब लोगों को लगता है, मेरे को अच्छा लगता नहीं कि ढोल वोल बजे ज्यादा, क्योंकि शांति से, क्योंकि ठीक है हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, अपने लिए खेल रहे हैं, तो दूसरे लोगों को क्यों परेशान करना। फिर 2019 में आपने एक आईपीएल में हैट्रिक ली, फर्स्ट इंडियन बॉलर बने आप आईपीएल के हैट्रिक में, इंडियन टीम में। तो नागपुर में मैच था, तो वो भी मैं जैसे रिकॉर्ड तो ऊपर वाला बनाता है, देखो आपके हाथ में तो होता नहीं रिकॉर्ड। बांग्लादेश के अगेंस्ट में था। हाँ, तो वो भी दिन था कि जिसने भी बैट्समैन बैट्समैन शॉट मारा सारी बॉल हाथ में गई, और वो भी रिकॉर्ड था, 6 विकेट 7 रन देके। आई थिंक लास्ट वाली बॉल जो हैट्रिक वाली थी वो अच्छी थी। उस मैच में 2 बार हैट्रिक पे आया था। पहले 2 विकेट भी 2 बॉल में थे, तो भी स्क्रीन पे लिखा आया था हैट्रिक बॉल, तो वो अच्छी नहीं थी। बट लास्ट में मैं बॉल डाल रहा था तो दिख जाती, कभी कभी आपको स्क्रीन लिखा हुआ था हैट्रिक बॉल,
राइट। फिर मैंने वो यॉर्कर फेंकी थी, तो वो अच्छी बॉल थी जिस पर विकेट, बोल्ड हुआ था। हाँ बोल्ड हुआ था लास्ट। आपने करियर में इतने तीन कैप्टन्स के अंडर में खेला है इंडिया के लिए। धोनी भाई की हमने बात करी, फिर विराट भाई के साथ खेले, रोहित भाई के साथ खेले। क्या क्या सीखने को मिला विराट भाई के साथ, रोहित भाई के साथ? क्या तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं? तीनों में डिफरेंसेस है, प्लस सेम टाइम पे तीनों मेरे लिए बहुत अच्छे थे, क्योंकि मैं जब खेला मेरे को फ्रीडम मिली कि अपने आप को एक्सप्रेस करने की। मेरे को कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये ऐसा ही करना है, जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है उस पर बॉलिंग करने को मेरे को किसी ने नहीं रोका। चलिए कई बार होता है कि हम चाहते हैं कि तुम ऐसे बॉलिंग करो, वैसा मेरे साथ तीनों में से किसी के साथ नहीं था। माही भाई अलग टाइप कैप्टन थे, ही वाज समवन हु विल सपोर्ट यू, हु विल बैक यू फ्रॉम बिहाइंड, आपको वो ज्यादा बोलेंगे नहीं। विराट भैया अलग थे, क्योंकि वो उनका क्या अप्रोच रहता था? वो ऑफ द फील्ड कम बात करते, पर ऑन द फील्ड वो आपको इतना एनर्जेटिक, उनका उनसे मतलब सीखने को बहुत कुछ मिला। आई थिंक अगर कोई क्रिकेटर को क्रिकेट खेलनी है तो आई थिंक वो एक बेस्ट तरीका है, वन ऑफ द बेस्ट तरीका। अगर वैसे कोई क्रिकेट खेल सकता है जैसा उन्होंने अपने करियर में खेला है, आई थिंक वो बहुत मुश्किल है किसी के लिए करना, कि इतने साल लगातार उतनी एनर्जी से हर मैच खेलना। तो वो उनको देख के ही आपको इतनी एनर्जी आ जाएगी कि ये बंदा इतना एफर्ट कर रहा है, इतना बड़ा प्लेयर है, इतना मतलब मैचेस जिताए, और आज भी वही कमिटमेंट है ग्राउंड के अंदर। आज भी अभी खेलते हैं तब भी वही उनका कमिटमेंट, एनर्जी बहुत एनर्जी लेवल रहता है। आई थिंक उनको उनसे वो अलग वाइब आती थी, एनर्जी वाली। हाँ यार कुछ करना, तो आपको एकदम से पंप अप कर देंगे। और ऑफ द फील्ड एकदम शांत रहते थे। नहीं, ऑफ द फील्ड हंसी मजाक, ऑफ द फील्ड तो मुझे लगता नहीं कभी सीरियस बात करी उन्होंने मेरे से कोई। वो ऑफ द फील्ड एकदम चिल रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं, सीरियस बात तो बहुत ही कम करते हैं। और बाकी ग्राउंड में वो एकदम अलग बंदे हैं। आप उनको जनरली बैट्समैन को देखो, बहुत सीरियस रहते हैं बैटिंग करने से ज्यादा पहले, Right. आप रहते हैं, फोकस करेंगे। आजकल देखो तो कोई बॉल से भी ऐसे ऐसे करते हैं, सब लोग देखते हैं टीवी पे। तो हर बैट्समैन का अलग पैटर्न है। अलग रहता है कि भाई मैं प्रिपरेशन कैसे करूं। विराट भैया का हमेशा मतलब हंसी मजाक करते बैट, और एकदम से जैसे कोई आउट होगा एकदम सीरियस। मतलब वो बंदा कितनी जल्दी जोन में आ सकता है, वो मैंने देखा कि हमसे हंसी मजाक कर रहे हैं, कुछ भी बातें चल रही है, और बैठे हैं, नेक्स्ट बैटिंग उन्हीं की है, क्योंकि 1 डाउन 2 डाउन नहीं खेलते ज्यादा वो, और सीधा जाके एकदम सीरियस मैच में जाके वो उसी एनर्जी से खेलना। तो आई थिंक वो उनका नेचर था कि भाई उनको लगता था कि वो चीज सूट करती है उनके लिए, कि एक्टिव रहना, कि आप बात करें, इन्वॉल्व हो, एक्टिव हो। राइट। और रोहित भैया आई थिंक वो बहुत सपोर्टिव बॉलर्स कैप्टन है वो थोड़े। हाँ, रोहित भैया एकदम वो थोड़े वैसे थे कि वो प्लान भी बताएंगे तुम्हें, और बट ऐसा नहीं कि यही करना है, बट बोलेंगे यार ऐसा नहीं, ऐसा कर सकता है। जैसे सपोज उस दिन ये हैट्रिक वाली बात है बांग्लादेश वाली, तो उस मैच में रोहित भैया कैप्टन थे। तो उन्होंने मैं हमेशा पहला ओवर डालता था, आईपीएल में भी और फिर इंडियन टीम में भी खेला था, हमेशा पहला ओवर फेंकता था। तो उस मैच में उन्होंने मेरे को आगे बोला, उसी मैच में, कि मैं तेरे को आज पहला ओवर नहीं कराऊंगा। मैंने ठीक है भैया, आपके भाई जी। बोला आज मैं तुझे मैं जैसे बुमराह को यूज करता हूँ वैसे यूज करूंगा, मेरे मेन बॉलर की तरह। तो मेरे लिए तो कॉम्प्लीमेंट ही था कि हाँ चलो बढ़िया है, भैया को ट्रस्ट है इतना कि मेरे को करा सकते हैं। तो उस मैच में मैंने पहला ओवर, मेरा तीसरा ओवर था, फिर तीसरा ओवर फेंका मैंने, उसमें मेरे को 2 विकेट मिले पहले ओवर में। फिर उन्होंने मेरे को नई बॉलिंग कराई, फिर उन्होंने मेरे को छठा ओवर कराया पावर प्ले का, नहीं सॉरी, उन्होंने फिर मेरे को बॉलिंग नहीं कराई, मेरे को तीसरा ओवर दिया, मैंने 2 विकेट लिए। उसके बाद मेरे को 11वां ओवर कराया जब पार्टनरशिप हो गई थी। अच्छा, सीधा 11th कराया। 11वां ओवर कराया जब पार्टनरशिप ऑलरेडी सेट हो गई थी, हम लोग गेम में पीछे हो गए थे एक्चुअली उस मैच में, और वो सीरीज डिसाइडर था मैच वाला, और उनको कुछ 9 ओवर में 60 रन चाहिए थे, उनको एक ही आउट होता बस। राइट। और 9 ओवर में कुछ 60-70 रन चाहिए थे, तो हम लोग गेम से थोड़ा पीछे हो गए थे। फिर मुझे उन्होंने एक ओवर कराया, तो उस ओवर में मुझे 1 विकेट मिली और 1 रन दिया। फिर उन्होंने मेरे को बॉलिंग नहीं कराया। उसके बाद मेरे को लास्ट में फिर उन्होंने 18वां और 20वां ओवर कराया प्रॉपर, जैसे वो उसको यूज करते हैं। तो आई थिंक मेरे लिए भी बहुत वो था कि शायद अगर वो वैसे यूज नहीं करते तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी नहीं बनता, वो बना। तो आई थिंक मेरे लिए इसलिए वो मतलब कैप्टन बॉलर बोलते हैं, वो समझते हैं बॉलर्स को, और वो अपना आइडिया भी शेयर करते हैं मैच से पहले कि मैं वो इतने चिल्ड दिखते हैं, एकदम चिल्ड आउट हैं रोहित भाई। एकदम चिल्ड आउट सब है। आई थिंक सबसे ज्यादा इसमें गुस्सा कोई करता होगा तो माया भाई करते होंगे इसमें। वो तो हमको तो ग्राउंड पे तो दिखता ही नहीं है। वो तो मैं नहीं देखता ना, क्योंकि उनको पता है कि कहाँ क्या बोलना है, किसको कहाँ कैमरे बने आ रहे हैं। बाकी सब चिल है। माया भाई आई थिंक थोड़ा ग्राउंड में ज्यादा सीरियस रहते हैं, उनसे सब लोग डरते हैं, चाहे कितना ही बड़ा प्लेयर हो, अगर एक बार आंख दिखा देते तो फिर वो सावधान हो ही जाते हैं। और रोहित भाई हमेशा चिल्ड आउट रहते हैं। रोहित भाई को पता, मैंने सुना है बहुत भूलने की आदत है, बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, मोबाइल, घड़ी, पर्स। मेरे साथ तो अभी ऐसा हुआ नहीं है। शिखर धवन भैया का हुआ था एक बार मैच में। वो क्या है कि पहले मैच हम श्रीलंका में खेले थे, वो कैप्टन थे। तो एक मैच में
उन्होंने बॉलिंग कराई मेरे को। पहले मेरे को राहुल सर ने बोला कि तू आज डेथ पे फेंकेगा, रेडी रहना। मैंने कहा ठीक है। मैंने पहले 6 ओवर फेंके, इसमें मैंने शायद 2 विकेट लिए होते। तो मैं वेट कर रहा हूँ मेरी बॉलिंग आएगी, तो मेरी बॉलिंग आई नहीं लास्ट तक। राइट। मैंने कहा ठीक है, नहीं कराई। तो नेक्स्ट मैच में शिखर भी आए और ऐसे कुछ वार्म अप से पहले मेरे को वापस राहुल सर ने बोला कि ऐसे रेडी रहना। तो आज मैंने कहा ठीक है भैया, ठीक है सर। फिर थोड़ी देर बाद शिखर भी वापस आए कि आज तू बाद में बॉलिंग करेगा। मैंने कहा ठीक है भैया। फिर बोलते धीरे से आगे, अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिला देना। तो वो भूल जाते कभी कुछ। शिखर भैया थोड़ा ज्यादा भूलते हुए लगता है। फिर आपने इंटरनेट के दीपक भैया सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जब आपने जया भाभी को लाइव मैच में ऐसा प्रपोजल किया। बहुत ही सरप्राइजिंग। ये पूरा प्लान था पहले से कि मैं लाइव स्टेडियम में प्रपोज करूंगा? पहले से तो नहीं, दुबई में था ये? दुबई में था, हम लोग बबल में थे। पहले तो नहीं था, कभी कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि मेरी वैसी पर्सनैलिटी है नहीं कि मैं मतलब बहुत ज्यादा अपना चीजें लोगों को दिखाना नहीं चाहता हूँ। तो बट हम लोग बबल में थे और काफी टाइम से बबल के अंदर थे, और मैं और जया तब हम लोगों ने डेट करना स्टार्ट ही किया था। तो 2021 में? हाँ 2021 में जो हम आईपीएल जीते थे 2021 दुबई, उसी टाइम पे हमने मतलब बात करना स्टार्ट किया था। और हमारे पास कोई चांस नहीं था, क्योंकि हम लोग सिर्फ बबल में जी रहे थे। जिनको नहीं पता, बबल में ये था कि क्या होता है ये बबल? उस टाइम जब कोविड चल रहा था तो आपका कोविड टेस्ट होता था। राइट। और पहले 7 दिन क्वारंटीन होते थे कमरे के अंदर। आप अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते, जो भी कुछ करना है कमरे। सारे प्लेयर्स के साथ? सारे प्लेयर 7 दिन क्वारंटीन। 7 दिन में अगर आप क्या करते थे 7 दिन कमरे में? 7 दिन के थे वही अपना सबको, हम लोग जैसे एथलीट थे, हम लोगों को थोड़े थोड़े वेट्स वगैरह और बैंड्स वगैरह देते थे। तो हम लोग अपना दिन में 2 बार एक्सरसाइज कर ली। कुछ जगह साइकिल भी दे दी थी हमको कि साइकिलिंग कर सकते हो। प्लस फिर अपना मूवीज देखो, और जो सिंगल लड़कियों से बातें करो, मूवीज देखो, ये सब भी चल रहा था उस टाइम पे। और जो मैरिड लोग हैं तो उनको पता होगा, उस टाइम में मैरिड था नहीं। तो ये पूरे दिन 7 दिन क्वारंटीन, और 7 दिन क्वारंटीन के बाद के अंदर फिर आपकी जो लोग क्वारंटीन, जो पूरी टीम है, आप उनके अलावा किसी से नहीं मिल सकते। अगर आप किसी से मिले तो वापस 7 दिन क्वारंटीन, और वापस 7 डेज प्लस आपको बबल से ही बाहर कर देंगे। तो बेसिकली आपको सिर्फ जो टीममेट, आप अपने फैमिली मेंबर से भी नहीं मिल सकते थे, किसी से भी नहीं मिल सकते। तो ऐसा हम लोग प्लेयर्स लोग 1.5 साल रहे हैं बिना किसी से मिले। जो बीच में लोगों ने खबरें सुनी कि भाई यार ये लड़का 1.5 साल से मिले ही नहीं किसी से नहीं। मतलब मैं 1.5 साल बबल में रहा हूँ पूरा, बैक टू बैक। मतलब एक बबल से दूसरे बबल, दूसरे बबल से तीसरे बबल। जैसे सपोज आईपीएल हुआ था 2021 वाला, उसके तुरंत बाद ही वर्ल्ड कप था। तो हम लोग सेम होटल में 5 महीना थे, और आप कहीं बाहर नहीं जा सकते। सेम होटल में? हाँ, 3 महीना 2.5 महीना आईपीएल चला, उसके बाद 2 महीना वर्ल्ड कप चला था। तो हम पूरा 4 महीना सेम होटल में, आप बाहर जा नहीं सकते। और एक्चुअली वो तो होटल अच्छा था, उसमें बीच वगैरह भी था और पूल भी था, तो होटल फिर भी बढ़िया था। बट वो लाइफ थोड़ा डिफिकल्ट थी, बहुत डिफिकल्ट। एक ही जगह रहना। हम उस टाइम में मैंने जाना डेट करना स्टार्ट किया तो हम बबल में ही रह रहे थे, क्योंकि मेरे लिए हम लोगों को साथ में रहना है। अब बबल नहीं है तो फिर 1.5 साल बाद ही मिलोगे आप। फिर हमने कहा, मैंने सोचा कि इस बेटर कि हम लोग साथ में रहते हैं बबल के अंदर। और फिर जब हमारी बातें, हमें लगा कि भाई अब हमें एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा साथ में घूमना बिना एंगेजमेंट के लिए सही नहीं है। क्योंकि लोग फिर बातें बनाते हैं, स्पेशली लड़कियों के बारे में। लड़कों के बारे में तो कोई ज्यादा कुछ बोलता नहीं, हमारी सोसाइटी ऐसी है। बट लड़कियों के बारे में बताएं, और हमेशा फैमिली से भी प्रॉब्लम होती है। लड़कियों की फैमिलीज होती है, उनको भी चाहते हैं कि भाई अगर एंगेजमेंट हो जाएगी तो इट्स गुड। तो प्लान था एंगेजमेंट का। तो बट जैसे ही पता कि मुझे लगा था कि हम आईपीएल की बात कर लेंगे, बट वर्ल्ड कप की टीम में भी मतलब नाम आने वाला था। तो फिर मैंने सोचा कि बेटर टू डू इट हियर रादर देन कहीं भी बाहर करने से बेटर आप यहीं कर लो, सबको पता भी लग जाएगा। फिर काफी सारी रीजन थे कि मुझे लगा कि अब आगे लाइफ में बिजनेस तो करना ही है, अब बीवी को भी फेमस करना है। राइट। तो ये आई थिंक अपॉर्चुनिटी अच्छी है पॉपुलर होने के लिए बीवी को पॉपुलर एकदम स्ट्रेट बोलते हो आप। सच है तो सच है। बीवी को पॉपुलर कर भी हो जाएगी। प्लस उससे पहले मैं, क्योंकि हम लोग हमारी एंगेज जब मैं मिला जया से, हम उसके 3 महीने बाद ही हमने एंगेजमेंट कर ली, 3-4 महीने बाद ही। राइट। और 7-8 महीने बाद तो हमारी शादी हो गई थी 2022 में। हाँ, मतलब हमारे 1 साल के अंदर अंदर हमें शादी कर ली थी। तो जब मैं जया से मिला, उससे पहले भाई बाकी लड़कों से बातें करता था। तो अब उनको भी तो पता लगाना है कि भाई अब फोन मैसेज करने की जरूरत नहीं है। तो वो आई थिंक एक तीर से बहुत सारे निशाने थे, जिसमें प्लस कामयाब रहे, प्लस मेरे पैसे ही बच रहे थे फिर एंगेजमेंट के। तो मैंने कहा भाई सब मिला के इसी में फायदा है कि ऐसा कर लो कि एक तीर से बहुत सारे निशाने हो जाए। तो शादी के बाद अभी तक क्या बदलाव आ गए? कुछ नहीं, आई थिंक हमारा बॉन्ड स्ट्रांग ही हुआ है आई थिंक। और टू बी ऑनेस्ट द प्रैक्टिकल रीजन वाज कि किसी भी रिलेशन में आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। स्पेशली
जो शादी वाला रिश्ता है, तो आप अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो ही सामने वाला अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा। बिकॉज हम लोग दो लोग हैं, डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, 30 साल हमने डिफरेंट लाइफ जी है, डिफरेंट माइंडसेट है। डिफरेंट माइंडसेट है। सडनली आप एक साथ रहने लगे हो तो आपको एक मिडिल ग्राउंड पे आना पड़ेगा, राइट। दोनों के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं एडिमेंट रहूं कि यार मैं ऐसे ही करूंगा, वो एडिमेंट रहे, तो फिर लाइफ चलती नहीं। डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। मिडिल ग्राउंड पे आना पड़ेगा कि भाई कुछ चीजें उसको चेंज करनी पड़ी, कुछ चीजें मुझे की। तो आई थिंक वो एक स्टेप था टुवर्ड्स दैट पाथ कि यार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मैं एक ऐसी चीज कर दूं कि लाइफ भर ऐसा रहे कि हाँ यार ये लड़का कमिटेड है इस रिलेशन को लेके। राइट। आई थिंक वो एक मेन थॉट था कि भाई ऐसा कुछ करना कि वो स्टेब्लिशमेंट जो है रिलेशन का वो इतना स्ट्रांग हो जाए कि उसकी बुनियाद बेसिकली इतनी स्ट्रांग हो कि वो कभी टूटे नहीं। तो आई थिंक वो एक सबसे बड़ा रीजन था, बाकी सब तो ठीक है, बट सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो मैं चाहता था कि ऐसा मैं कुछ करूं, या क्योंकि हर लड़की का ड्रीम होता है, लड़कों का नहीं होता है किसी की मैं ऐसे प्रपोज कर रहा हूँ, बट लड़कियों का होता है कि मुझे कोई ऐसे प्रपोज करे दुनिया के सामने और मुझे दुनिया के सामने एक्सेप्ट करे। तो आई थिंक वो मेरे दिमाग में था कि ऐसा मैं कर देता हूँ, कभी मेरी बीवी दोबारा नहीं बोलेगी पब्लिकली तुम मेरे को यार पहले जब बोलते ऐसे। अभी 4 साल में तो नहीं बोला वापस? बोल ही नहीं सकती, मैंने करिए से दिया। ये डायलॉग तो दे नहीं सकती, नहीं और कुछ मार ले अलग बात है, पर ये वाला डायलॉग तो मार ही नहीं सकती भाई। फिर आपके लिए बहुत ही, आप जैसा सबको पता है कि आप अपने फादर के बहुत क्लोज थे, तो बहुत ही दुखद उस टाइम 2023 में आपके फादर को हार्ट अटैक हुआ या ब्रेन स्ट्रोक हुआ, तो कैसे संभाला परिवार को? हाँ, वो एक चैलेंज था बिकॉज मैं अपना कमबैक कर रहा था इंडियन टीम में, प्लस बड़ी मुश्किल से मतलब नाम आया टीम में। मैं एक मैच खेला और सेम डे फिर मेरे फादर को नेक्स्ट डे कुछ प्रॉब्लम हुई स्ट्रोक की, तो मैं वो टीम छोड़ के चला गया बोल के कि ऐसे फादर है। प्लस फिर नेक्स्ट वर्ल्ड कप की 3-4 महीने वर्ल्ड कप भी था, और वापस मेरा साउथ अफ्रीका टूर में ओडीआई T20 दोनों में नाम आया। बाद में ये अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी नाम था। मैं तीनों से पुल आउट अपना नाम किया बिकॉज आई थिंक मेरे लिए फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस बाप की वजह से मैं यहाँ तो हूँ उसको मैं उस स्थिति में छोड़ नहीं सकता जहाँ पे डिसीजन मेकिंग चाहिए, जहाँ पे मतलब सपोर्ट चाहिए। और आई थिंक उसका भी रिजल्ट मिला बिकॉज मैं साथ में था। तो वी स्टार्टेड, उनका जैसे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो उनका रिहैब वगैरह हमने जल्दी स्टार्ट किया, तो आई थिंक इज परफेक्टली फाइन। अभी पूरा अच्छा कर रहे हैं, नो इश्यूज। आई थिंक राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट मिला, और आई थिंक आई डिड द राइट जॉब और राइट कि वहां पे रह के उनके साथ में। हाँ, उसके बाद थोड़ा इंडियन टीम में कमबैक में थोड़ा वो हुआ है, क्योंकि जब आप नहीं खेलते हो तो आपकी जगह कोई दूसरा खेल रहा होता है। अब जो दूसरा खेल रहा होता है वो अच्छा कर रहा है, तो आपको उसको हटाने के लिए आपको फिर अच्छा भी करना पड़ता है, अपने समय का वेट भी करना पड़ता है कि अगर कल जब अपॉर्चुनिटी बनेगी तभी आपका नाम आएगा। राइट। बट नो रिग्रेट्स। बाकी तो लाइफ में सब कुछ अचीव हो सकता है, माँ बाप दोबारा नहीं आते। वेल सेड, वेरी वेल सेड। आपने 7 सीजन CSK में बिताए, फिर मुंबई इंडियंस ने लास्ट ईयर आपको बिड में खरीदा, तो दोनों प्रीमियम टीम्स है, दोनों अच्छी टीम्स है। क्या डिफरेंस है CSK में मुंबई इंडियंस के अप्रोच में, या CSK के मैनेजमेंट में मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट में? दोनों टीमें आई थिंक IPL की बेस्ट टीम है, बेस्ट टीम्स है। दोनों टीम में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ थोड़े अंतर भी है। सिमिलैरिटीज ये है कि वहाँ डे वन से जीतने की बात होती है। आप कहाँ पे? डे वन में दोनों टीमों में। आप जब भी एंटर करोगे आपको से हर आदमी यही बोलेगा कि हमें ट्रॉफी जीतनी है, और बिकॉज दे बिलीव दे हैव डन इट मेनी टाइम्स। शायद किसी ने जब नहीं की होती तो पहले बात चलेगी यार वी हैव टू क्वालिफाई, हमको अच्छा करना है सालों बाद। बट आप CSK में जाओगे तो जीतने की बात होगी। मैं मुंबई में गया, वहां पे वो पहले डे वन से जीतने की बात होती है। आई थिंक वो माइंडसेट दोनों टीमों का सेम है कि हम लोग बेस्ट टीम है जीतने IPL की, और हमें ट्रॉफी ही जीतनी है। तो जो भी प्रोसेस है, जो भी तैयारी है, वो सिर्फ ट्रॉफी जीतने की होनी चाहिए। थोड़ा डिफरेंस ये है कल्चर में, मैं कहूँगा वहाँ पे थोड़ा सा लाइट माहौल है। माही भाई एक्सपेक्ट करते हुए, माही भाई ज्यादा वहाँ पे करते हैं चीजें, माही भाई के हिसाब से होती है। वहाँ पे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से प्रोफेशनल्स हैं, तो सबको अपनी जिम्मेदारी का पता है कि किसको क्या करना है। क्या मुंबई इंडियंस में नहीं, CSK में थोड़ा चिल माहौल है, CSK थोड़ा सा। और फ्लेमिंग भी सेम पेज पे है जिस माही भाई है। वो तभी पुश करते हैं जब उनको लगता है कि यार ये तो थोड़ा सा अभी कम एफर्ट कर रहा है, तभी वो किसी को बोलेंगे नहीं, थोड़ा कम। अदरवाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है। MI में भी सेम है, MI के अंदर भी ये चीज सेम लागू होती है। वहां पे भी वो अपने आप को कोई पुश नहीं करते। बट रिगार्डिंग मैचेस थोड़ा सा डिफरेंस है। उधर MI में थोड़ी प्लानिंग ज्यादा होती है,
प्लानिंग ज्यादा है। सीएसके में थोड़ी कम प्लानिंग होती थी, वो प्लेयर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना प्लान करके आए, एग्जीक्यूट करे वहां पे। बट एमआई के अंदर थोड़ी प्लानिंग और प्रिपरेशन थोड़ी ज्यादा होती है, तो मीटिंग्स थोड़ी ज्यादा, पेपर वर्क ज्यादा होता है। पेपर वर्क तो नहीं है, बट हम मीटिंग्स होती, प्लानिंग है कि भाई हर बैट्समैन को कैसे बॉल डालनी है, इस बैट्समैन को वैसे डालेंगे, ऐसे सेम बैट्समैन की मीटिंग भी होती होंगी कि जिसके अंदर प्लान बताया कि इस बॉलर को ऐसे खेलना है। तो आई थिंक उनकी प्लानिंग थोड़ी ज्यादा रहती है। मैदान पे तो सबको पता है आपके बारे में। अभी आपने एक नया एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी चालू किया है, D9 करके ब्रांड लॉन्च किया है। क्या है ये D9, कैसे शुरुआत करी भैया, क्या विजन था इसको चालू करने का? आई थिंक D9 एक स्पोर्ट्स ब्रांड है। मैं जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियली सबने बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। तो मेरे पहले जो अच्छे क्रिकेट शूज थे, पहले सब जो 500,000 रुपए के आते हैं, मैं भी वो जो क्रिकेट वाले शूज, क्रिकेट स्पाइक्स जो शूज होते हैं, स्टड्स नहीं स्पाइक्स, जो स्पाइक्स Okay. स्टड्स भी और स्पाइक्स भी दोनों, तो वो अच्छी कंपनी के जो आते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, वो हर प्लेयर अफोर्ड नहीं कर पाता। मेरे को जब पहली बार मिले थे तो मैंने जेडसी का कैंप किया था, जब मैं अंडर 15 खेला, आगे सिलेक्ट हुआ, तो उस टाइम पे नाइकी स्पॉन्सर्ड था, तो नाइकी जूते देता था प्लेयर्स को जेडसी के अंदर, एक रनिंग शूज और एक जेडसी है जोनल क्रिकेट अकेडमी। ओके। तो वो आज आप स्टेट के लिए खेलते हो, उसके बाद जेडसी लगता है, उसका फिर एनसीए लगता है। आप जेडसी में मैचेस, ये हायरार्की है। हाँ, ये हायरार्की है मतलब। हाँ, ये हर एज ग्रुप में, जैसे सपोज जैसे दिलीप ट्रॉफी होती है, दैट इज जोनल ट्रॉफी, राइट। वैसे ही हर एज ग्रुप में जूनियर क्रिकेट में पहले जेडसी लगता है। मतलब अंडर 15 खेल रहे हो, अपनी स्टेट को आप रिप्रेजेंट करते हो, वहां से अच्छा जो परफॉर्म करता है उस जोन के फिर बेस्ट 25 प्लेयर्स का कैंप लगता है, उनमें से टीम बनती है, देन दे प्ले मैचेस, उसमें से फिर एनसीए की टीम बनती है। दैट ऐसे स्ट्रक्चर है इंडियन क्रिकेट का, हर एज ग्रुप में, 15 में है, 19 में है, वर्ल्ड कप की टीम भी ऐसी बनती है। तो जेडसी मैंने खेला, तो वहां मेरे को पहली बार मिले थे वही जूते, मेरे 3-4 साल चले। जब वो मैं पहली बार डेब्यू किया, मेरे डेब्यू से कुछ दिन पहले वो जूते फटे, मतलब अच्छे जूते चल गए, नाइकी के फट गए थे, क्योंकि इतने साल हो गए थे उनको यूज करते हुए। तो मैं फिर एक दूसरे ब्रांड के जूते लेके आया था खरीद के, वो भी कुछ ज्यादा महंगे नहीं थे, क्योंकि मैं रणजी ट्रॉफी खेलने जा रहा हूँ, तब भी मैं 10,000 15,000 के जूते अफोर्ड नहीं कर सकता था। राइट। तो मेरा हमेशा से विजन था कि यार कि कभी मैं कैपेबल हूंगा तो मैं ऐसे शूज बनाऊंगा जो अच्छे हो, टेक्निकली अच्छे हो, जिसमें इंजरीज कम हो, क्योंकि मैंने इंजरी से सफर किया है, मैंने देखा है बहुत लोगों को, प्लस उसको हर कोई अफोर्ड कर पाए, क्योंकि हर कोई 15,000 14,000 के जूता अफोर्ड नहीं कर सकता। बिकॉज आई नो, कोई मेरी खुद की क्रिकेट एकेडमी भी है, वहां पे 200 बच्चे 250 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, आगरा में ही है। आगरा में है। तो उसके अंदर भी वो जो 14,000 15,000 का जूता सिर्फ 1 या 2 लोग अफोर्ड कर पाते हैं, बाकी सब लड़के वही हैं जो सब जिससे लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के बच्चे। राइट। और आपको 2-3 शूज लगते हैं साल के, तो ऐसा नहीं है कि आप 40-50 हजार रुपए जूते में खर्च करते हो। तो मेरा विजन ये था कि एक स्पोर्ट्स ब्रांड बनाना, जिसके अंदर क्रिकेट से स्टार्ट करना है पहले, क्योंकि क्रिकेट ने बहुत कुछ दिया है, तो इट्स अबाउट गिविंग बैक टू क्रिकेट। अच्छा जूता, टेक्निकल जूता जो क्रिकेट का, जो लड़के अच्छे प्राइस में अफोर्ड कर पाए। अब इसमें चैलेंज ये है कि आपको जो जूता अच्छा बनाना है तो थोड़ा महंगा हो जाता है, वो महंगा हो जाता है, क्योंकि अगर आप सस्ता करना है तो फिर वो अच्छा नहीं बन पाता। तो वो बड़ा चैलेंज था, तो उसको हमने थोड़ा ओवरकम किया। हमने अपने मार्जिन बहुत कम किए, कि हमें, मेरा माइंडसेट था कि कंफर्टेबिलिटी देना है, पैसा नहीं कमाना है, इट्स टू अबाउट मेकिंग ब्रांड। राइट। बाकी जो दूसरी चीज है उससे आप पैसा कमा सकते हो, बट क्रिकेट में लड़के लग है नहीं जूता अफोर्ड करते। तो हमने इवेंचुअली बनाया शूज, क्रिकेट शूज, जो कि MRP 4,000 to 6,000 के बीच में है। 14,000 का 4,000 6,000, और जो क्वालिटी है वो 14,000 वाली है। मतलब जो हम प्रोडक्शन हम बनाते हैं, तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो जो बड़े ब्रांड्स हैं उनसे ज्यादा है हमारी मैन्युफैक्चरिंग को, बट स्टिल हम लोग उतने में सेल करते हैं, क्योंकि हम लोग मार्केटिंग में खर्च नहीं करते, मेरा मानना है। राइट। प्लस दूसरा, अगर किसी का जूता फट जाता है तो हम 3 महीने रिप्लेस करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो दोबारा खरीदने की हालत में है नहीं, किसी ने भी खरीदा है तो रिप्लेस इट। तो ये थॉट प्रोसेस था उसके पीछे, D9 के पीछे, और जो कि लोगों को पसंद भी आया। विद इन 1 ईयर हम लोग रणजी ट्रॉफी के अंदर वी हैड 60 to 70 प्लेयर्स वेयरिंग D9 एक साल, व्हिच इज मतलब आई थिंक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि नए ब्रांड के लिए इतना जल्दी लोगों को एक्सेप्ट करना, और क्योंकि टेक्निकली अच्छा जूता, अल्टीमेटली आपका राइट प्रोडक्ट होगा तभी लोग पहनेंगे। और वो मैंने उसमें 2 साल R&D किया, मैंने बनाया जूता, हर चीज चेंज करी, उसका सोल से लेके स्पाइक्स की, नेल्स की पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा फोकस किया, पूरा फोकस। जो एक प्लेयर की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो कोई समझता नहीं है, जब वो प्लेयर ही समझ सकता है।
तो वो हमने बनाया, अभी अच्छा चल रहा है। अभी हम रनिंग शूज लॉन्च करने वाले हैं कुछ। अभी कंपनी कौन संभालता है? कंपनी मेरे फादर संभालते हैं। के फादर संभालते हैं? टीम है अपनी, सब घर वाले लगा रखे हैं मैंने। हाँ हाँ। ये कोई फ्री नहीं बैठेगा। सो कंपनी है, मेरे फादर संभालते हैं डेली ऑपरेशंस। मैं जब क्रिकेट के अलावा, सब लोग कहते हैं यार कि क्रिकेट के पास टाइम नहीं है। टाइम सबके पास होता है, आप कहाँ उसको यूटिलाइज करते हो आपके ऊपर है। एब्सोल्युटली। तो मेरे पास जो टाइम बचता है मेरी प्रैक्टिस के अलावा, वो मैं देखता हूँ बिजनेस में क्या चल रहा है और डिजाइन्स वगैरह क्या होना चाहिए, क्या बनना चाहिए, वो सब मैं देखता हूँ। पेन पॉइंट्स आप सारे देख मेन लेते पॉइंट्स मैं देखता हूँ। बस अब मेरी वाइफ है, वो सारा ऑनलाइन देखती है, Marketing and all. मार्केटिंग देखती है, प्लस हमारी वेबसाइट वगैरह जो भी ऑनलाइन सेल होती है वो बेसिकली। तो अमेजोन पे अवेलेबल है? हाँ, अमेजोन पे अवेलेबल है, हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स पूरे इंडिया में है। और फिर मेरी सिस्टर है, शी Right. इनटू एक्टिंग, प्लस अब वो डायरेक्शन में भी आ रही है। तो अच्छा, एक्टिंग में है? हाँ, उसने मूवीज करी है। मिस इंडिया फाइनलिस्ट थी वो 2000। मिस इंडिया फाइनलिस्ट थे? हाँ, Okay. ईयर याद नहीं मेरे को, बट अभी नाउ शी इज इनटू डायरेक्शन मोर। ओके। तो अभी जब हमें ऐड बनाना होता है या कुछ शूट करना तो वो करती है। तो सब लोग फैमिली लो कॉस्ट पे चल रहा है। लो कॉस्ट पे चलता है, तभी तो हम सस्ता दे पाएंगे। अगर और एंडोर्स मैं करता हूँ एब्सोल्युटली। तो हमको किसी एंडोर्समेंट का भी खर्चा नहीं है। एंडोर्समेंट का खर्चा नहीं है, उधर खर्चा बच रहा है, घर मार्केटिंग में अभी बंदा सैलरी बच रही है। Right. तो सब जगह बच रहा है, तभी तो हम सस्ते में दे पा रहे हैं। अभी एक रैपिड फायर करते हैं आपके साथ में। फेवरेट हीरोइन कौन है आपकी? मेरी माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित। कोई ऐसी फिल्म जो बहुत पसंद हो आपको? मेरे को उनकी या कोई भी मेरी भाग मिल्खा भाग मिल्खा। भाग भाई जो एक्टिंग करी है उन्हें। एक बार देखी या बार बार देखी? नहीं, मैं 2 बार देखी है। 2 बार देखी। बट वो याद है, बट जो एक्टिंग करी है फरहान अख्तर ने और जो स्टोरी है उसकी, Right, वो नेक्स्ट लेवल है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मूवीज। क्रिकेट में किससे इंस्पायर होते हैं? कोई ऐसा क्रिकेटर जिसको आज अपना आदर्श मानते हैं? मैं आई थिंक मेरी जनरेशन के जितने भी लड़के हैं सब सचिन पाजी से इंस्पायर्ड हुए। आई थिंक ऐसा नहीं कि मैं बॉलर। क्या है सचिन पाजी इतने सक्सेसफुल बैट्समैन, इतने लंबे समय तक खड़े रहे, टिके रहे, देखो इंस्पायर इतने ह्यूमैनिटी है बात करने में। वो आई थिंक ह्यूमैनिटी तो आई थिंक मुझे लगता है कि जितनी अच्छी परवरिश होती है उतने अच्छे आपके बिहेवियर होता है बात। नहीं अच्छी, मुझे लगता है कि परवरिश बहुत अच्छी हुई है। और वो टैलेंटेड थे, प्लस सेम टाइम पे वो वेरी हार्ड वर्क। और वो क्रिकेट समझते हैं। उनका खुद का इंटरव्यू है कि मैं जब लास्ट मैच भी खेले इंडिया के लिए, उसके वो आउट कैसे हुआ उस पर भी उन्होंने अपने भाई से जाके घर पे डिस्कशन किया है रिटायरमेंट के बाद। लास्ट मैच में तो रिटायरमेंट होता है, ठीक है अब तो हो गया आपको रिस्क। बट ही हैड दैट प्रोसेस, ही हैड दैट थिंग कि मुझे इम्प्रूव करना है। और आई थिंक इज मास्टर। उनसे अच्छा बैट्समैन कोई नहीं दिखता। आप वैसे आप लोग पूछते भी है कि विराट कोहली बढ़िया है या सचिन पाजी बढ़िया है, तो आई थिंक बैटिंग टेक्निक वाइज उनसे बढ़िया मुझे लगता नहीं कोई हो सकता। कोई वो बंदे हर विकेट पे अलग तरीके से खेलते थे। आपने देखा उनको लेफ्ट हैंड स्पिनर पे अलग बैकलिफ्ट होगी, बाउंसी विकेट पे अलग बैकलिफ्ट से खेलते थे, अलग फुटवर्क से खेलते थे। वो सब आदमी तभी कर सकता है जब उसको कंट्रोल है और जो सोचता है कि यार इस विकेट पे ये वाली टेक्निक चलेगी, इस विकेट पे ये वाली टेक्निक चलेगी, इस बॉलर पे ये वाली टेक्निक चलेगी। तो आई थिंक ही वाज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन जिन पूरी दुनिया में जिस देखा है। और अगर डांस बैटल हो जाए तो कौन जीतेगा? रोहित भाई, धोनी भाई, विराट भाई, कौन जीतेगा तीनों में से? डांस के अंदर कॉम्पिटिशन है तीनों। आप देखो तीनों करते तीनों देखो आप। एड्स में तो सभी करते, देखा नहीं आपने किसी अरे एड्स में तो पैसा मिलता है इसलिए करना पड़ता है। डांस स्किल तो है ही, बट अगर ऐसा बिना कैमरे के होगा तो आई थिंक विराट भाई जीत जाएंगे। एनर्जी उनमें ज्यादा है। आई थिंक वो एनर्जी में बीट कर जाएंगे सबको। और घर पे खाना कौन बनाता है जब घर रहते हैं, आगरा में रहते हैं, जब मैचेस नहीं खेल रहे होते, प्रैक्टिस नहीं होती? घर में खाना ही पापा बनाते हैं, हम उनके हाथ का ही खाते हैं। आप ठीक है, पहले वो पूरा बनाते थे स्क्रैच से, अब सिर्फ वो लास्ट में मेन तड़का वड़का लगाते हैं। अभी तो हेल्प करने के लोग हैं तो वो कर देते हैं, बट घर में खाना पापा के हाथ के खाते हैं। आपने तो बड़े बड़े मैदान जीते हैं। हमारी छोटी सी कंपनी ब्लू स्काई आज पूरे इंडिया में लोगों को इन्वेस्टर अवेयरनेस दे रही है। तो ऐसी आपको लगता है ऐसी कोशिश कितनी जरूरी है छोटे शहरों में, बड़े शहरों में? बहुत जरूरी है। आई थिंक अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जो आप लोग कर रहे हो, जो आपने यहाँ किया है, बहुत इनक्रेडिबल है। और आई थिंक लोगों को पता चलना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि आप बड़ी जगह से ही बड़े काम कर सकते हो, छोटी जगह में भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। जो आई थिंक मैंने तो कहीं नहीं देखा कि इतनी छोटी जगह में इतना बड़ा सेटअप किसी ने कर रखा है। और आप सक्सेसफुल हो, आपने अच्छा किया है, तो ये लर्निंग है हर किसी के लिए। और ऑब्वियसली काफी लोगों को
अच्छे रिटर्न्स दिए आपने, तभी शायद इतना अच्छा आपका बड़ा ऑफिस है। थैंक यू सो मच। तो आई थिंक वो ध्यान में रखना चाहिए। एंड सब लोगों के लिए आज की तारीख आजकल सब लोग समझदार हो रहे हैं। राइट, सबको पता है बहुत कि इन्वेस्टर बहुत इन्वेस्टर अवेयरनेस हो गया। आप देखो पिछले 10 साल में आई थिंक सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स बढ़े हैं अभी, और आई थिंक और ज्यादा बढ़ने वाले हैं आने वाले Right. टाइम में। हाँ, हो सकता है अभी सबका फोटो थोड़ा लाल हो, ठीक है, अलग बात है, बट कुछ दिन में वापस हो जाएगा। तो आई थिंक इट्स अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट, क्योंकि इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत फास्ट स्पीड से ग्रो कर रहा है, सबको पता है। और अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं। जो पहले थोड़ा डरते थे लोगों के अंदर थोड़ा डर था कि यार कि अपना पैसा किसी को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, आई थिंक वो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, बिकॉज पीपल लाइक यू आर डूइंग गुड जॉब एंड गिविंग देम गुड इंटरेस्ट। थैंक यू सो मच भैया, इतने दिल से आपने बात करी, इतना कीमती समय निकाला, और आपका मतलब दिल से धन्यवाद। आने वाले टाइम के लिए विश यू अ लॉट ऑफ सक्सेस इन क्रिकेट। प्लीज कम बैक फॉर इंडिया। D9 में आपको बहुत सक्सेस मिले। हमारे लिए बातचीत इसलिए भी खास है क्योंकि ये ब्यावर है, और ब्यावर राजस्थान का छोटा शहर है, और राजस्थान का तो आपका विशेष प्यार है, तो हम बहुत ही प्राउड फील करते हैं आपके ऊपर। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम टुडे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। This is your host Siddharth Karnawat signing off from Dalal Street Studio. See you in the next series. Till then, goodbye. Take care. Now, if you have any questions, please raise your hand. We can have Q&A. जो भी सवाल पूछना चाहे। Hello, hi Deepak sir. Hello. First of all, we are very proud of you for representing us very, very, very capably on the global stage, especially when it comes to Indian cricket. My question is, when it comes to cricket, especially the India, and being a pacer, आपके पास spots तो 3 ही है at max टीम के अंदर, इंडियन क्रिकेट के अंदर। तो how do you see कि starting from today, अगर आप खेलना स्टार्ट भी करते हैं तो it takes at least 10 years, तो 10 साल तक केवल 3 स्पॉट्स के लिए फाइट करना, मतलब व्हाट गोज इनटू दैट माइंडसेट ऑफ अचीविंग द अनअचीवेबल टाइप की चीज जो है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। एंड यही सच्चाई है स्पोर्ट्स की, इवन इंडियन क्रिकेट की, बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पोर्ट इन इंडिया। एंड वी हैव अदर स्पोर्ट्स जहाँ पे हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट सब लोगों को क्रिकेटर ही बनना है, बिकॉज इसमें फेम भी ज्यादा है। लोग शाये करते हैं बोलने से कि भाई आप किसी से पूछो कि आप क्रिकेट क्यों खेलता है, तो लोग बोलते हैं यार मेरे को पैशन है, मैं देश के लिए खेलना चाहता हूँ, देश के लिए करना चाहता हूँ। आई थिंक वो एक छोटी बात है। तो अगर देश के लिए पैशन है तो बाकी स्पोर्ट्स भी हैं, आप फौज में भी जा सकते हो। लोग जो स्टार्ट करते हैं, मैं अभी सचिन पाजी का इन्होंने पूछा था, तो सब लोग इंस्पायर्ड हुए। मैं क्यों इंस्पायर्ड हुआ सचिन पाजी से? बिकॉज ही वॉज सो फेमस। हर आदमी सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है, बिकॉज उनको सब जानते थे, उन्होंने इतना अच्छा किया, उन्होंने टीम को जिताया, और अकेले दम पे जिताते थे टीम को उस टाइम पे, तो एवरीवन वांट टू बी फेमस। तो इंडिया में इसलिए क्रिकेट सबसे ऊपर है क्योंकि क्रिकेटर्स को फेम मिलता है, क्योंकि लोगों को पसंद है और सब चाहते हैं यार क्या मैं उसकी जगह पे होता। सेम चीज फास्ट बॉलिंग में, वो जो आपने बोला कि 3 स्पॉट है, तो डिफिकल्ट जॉब है, बट फास्ट बॉलिंग के साथ बेनिफिट ये है कि बैट्समैन लोग इंजर्ड कम होते हैं, बॉलर्स लोग फिर भी थोड़ी बहुत इंजरी होती है, क्योंकि वो स्पोर्ट ही ऐसा है, और वो बॉलिंग में बॉडी पे लोड आता ही है, तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी बन जाती है। जो अच्छा है वो कमबैक भी जल्दी कर लेता है। अगर आज सपोज बुमराह को कुछ होता है, जिस दिन वो फिट है वो वापस खेलता है, क्योंकि ही इज वन ऑफ द बेस्ट, और मैं कहूँगा वर्ल्ड का बेस्ट, अब तक का बेस्ट फास्ट बॉलर हमारे इंडिया से है। थिंक वो बड़ी बात है। तो अगर वो आपको कैपेबल बनना पड़ता है उस चीज के लिए, बट सेम टाइम कंपटीशन है, तो यू हैव टू प्रिपेयर मेंटली कि यार मुझे जो भी बेस्ट है उस टाइम में उसको बीट करना है। और ये सच्चाई है कि अगर आप क्रिकेटर बनना चाह रहे हो तो आप सबसे टफ जॉब ले रहे हो इस टाइम पे। अगर आपको इंडिया को किसी और स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करना है तो शायद थोड़ा सा इजी होगा, यहाँ कंपटीशन थोड़ा कम है, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा है। तो जब आप करियर डिसाइड करो तभी आपने सोचना है ये कि क्या मुझे हार्ड रास्ता चुनना है या इजी रास्ता चुनना है। पर आप एक बार चुन चुके हो तो वो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। इवेंचुअली आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको उससे थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, और आपको कभी कभार होगा कि आपको अपने मौके का वेट करना पड़ेगा कि आप कभी अच्छा कर रहे हो, बट ऊपर जो 3 प्लेयर है वो ऑलरेडी इतना अच्छा कर रहे हैं कि आपको मौका ही नहीं है। और अनफॉर्चुनेट होता है कई बार कि बहुत सारे बैट्समैन या बॉलर्स इंडिया के लिए नहीं खेल पाए आईपीएल से पहले। जब आईपीएल नहीं था, आईपीएल ने तो इंडियन क्रिकेट को इतना कुछ दिया है, बिकॉज जो अच्छा होता है आज की तारीख में अगर इंडिया के लिए नहीं खेल रहा तो आईपीएल में तो खेल ही रहा है, एंड इज मेकिंग गुड मनी, और वो अपना
दावेदारी पेश कर पा रहा है सबके सामने कि भाई टीवी पे मैं आज रन बना रहा हूँ या विकेट ले रहा हूँ, तो अपने दावेदारी पेश कर रहा हूँ उस नंबर के लिए। इसलिए हमारी इंडियन क्रिकेट टीम भी इतना ग्रो करी है। आज की तारीख में आप 2 या 3 टीम बना सकते हो आराम से, इंडियन टीम की बन जाएंगी, क्योंकि कंपटीशन इतना है। तो आईपीएल ने आई थिंक वो प्लेयर्स को दिया है कि अगर आप अच्छे हो तो आपको मिलेगा, आप रिकग्नाइज हो गए वर्ल्ड स्टेज में, आपको सब जानेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया के लिए बेस्ट 11 या 15 ही आपको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। उसके लिए थोड़ी किस्मत भी चाहिए मुझे लगता है कि, और लोगों की दुआएं भी चाहिए। I want to ask that how do you like that MS Dhoni's leadership style? What were the key lessons that you learned from him during your matches? आई थिंक मैंने जवाब दिया था अभी, उनका स्टाइल डिफरेंट है बाकी कैप्टनों से। आई थिंक ही इज समवन हु विल सपोर्ट यू अ लॉट। आप सीएसके की कभी भी टीम देखे तो उसके अंदर जो स्टार्टिंग में प्लेयर्स खेलते हैं वही लास्ट तक खेलते हैं। तो उनका मंत्रा ये है कि किसी भी यंग प्लेयर को अगर आप मौका दे रहे हो तो गिव हिम अ गुड रन एटलीस्ट 14 गेम्स का, या तो 14 मैच में वो प्लेयर बन जाएगा या फिर वो खुद ही हाथ खड़े कर देगा कि मेरे बस का नहीं है। तो आई थिंक उनका वो मंत्रा है, उनका वो थॉट प्रोसेस है जो मेरे साथ भी मुझे हेल्प किया। कि जब मैं सीएसके के लिए खेला तो मैंने किसी इंटरव्यू में बोला भी था कि माहिवा ने मेरे खुद बताया बाद में कि डे 1 से ये मैंने बोला हुआ था कि ये पूरे 14 मैच खेलेगा। अब चाहे अच्छा करे खराब करे, मेरे को पूरे 14 मैच का रन मिलेगा, कोई मिनिमम मैचेस होते हैं उसमें। जब 14 मैच आप खेलते हो टीम के लिए तो आपका हर चीज सामने आपका सारा पोटेंशियल सामने आ जाता है कि आप प्रेशर में कैसा हैंडल करते हो अपने आप को, अच्छे में कैसा हैंडल करते हो, आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो फिर आप कैसे हैंडल करते हो, खराब कर दिया कैसे हैंडल करते हो। तो उनका शायद मुझे लगता है कि ये एक बहुत तरीका अच्छा है कि जब वो चांस देते हैं किसी को तो पूरा चांस देते हैं, जो कि हर प्लेयर डिजर्व करता है, मांगता है। उसको भी लगता है कि यार कि मुझे कभी भी मौका मिले इंडियन टीम में आईपीएल में तो एक फेयर मौका मिलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है बहुत सारे प्लेयर्स पहले मैच दूसरे मैच में नहीं परफॉर्म कर पाते बट इवेंचुअली दे बिकम वन ऑफ द ग्रेट ऑफ द गेम। तो आई थिंक वो उनके साथ रहा, इसलिए शायद ही वाज एबल टू प्रोड्यूस मोर प्लेयर्स। दीपक जी, एक नॉर्मल पॉडकास्ट सोच कर आए थे बट रियली इम्प्रेस्ड विथ योर जर्नी। मतलब एक फिल्म बन जाए उस तरह की जर्नी है, अप्स एंड डाउन सब कुछ है, चैलेंजेस हैं। मतलब आपने डेब्यू बहुत शानदार किया, आपने T20 में हैट्रिक किया, आपने जिस तरह से प्रपोजल दिया वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। तो आप एक हीरो हो एक तरीके से। इस सब के बावजूद मतलब अगर मैं सिद्धार्थ जी की भाषा में कहूं कि आपके लाइफ को अगर हम एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की तरह देखें तो ये हमेशा हमको डाइवर्सिफिकेशन के लिए कहते हैं। वैसे ही आपने पेसर बॉलर की तरह वो रिवर्स दोनों तरह के स्विंग हुए, बैट्समैन भी हुआ, तो डाइवर्सिफाई कर रहे हो अपने पोर्टफोलियो को। साथ में डबल डाउन बोले तो आप वो जो शुरू के ओवर्स हैं उसमें हमेशा आप डबल डाउन भी करते हो, और इंजरी के टाइम पे आपने कट लॉसेस भी किया। तो ओवरऑल मतलब एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की तरह आपका बहुत अच्छा हो रहा है। बट द बेस्ट थिंग जो रियली आज हम सीख कर जा रहे हैं वो जिस तरीके से आपने अपने फादर को रिस्पेक्ट दिया, चाहे वो आपके करियर के शुरू में हो या जब उनकी तबीयत खराब थी, उसके लिए वाकई यू डिजर्व एन अप्लॉज। थैंक यू सो मच। आपकी जो स्टोरी और खेलने की स्टाइल स्ट्रगलिंग बहुत ही इम्प्रेसिव और आउटस्टैंडिंग था। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि क्यों नहीं आपके कैरियर को लेकर के एक मूवी बने। कभी आपने इस पे सोचा है, और अगर सोचा है तो वो आपका कैरेक्टर कौन सा हीरो प्ले करेगा? देखिए, मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे पे मूवी बने, क्योंकि मैंने वही पार्ट प्ले किया जो मेरे फादर ने मेरे को करवाया। तो जो अभी मैंने मेरे फादर के बारे में आपको मैंने 1% नहीं बताया। मूवी मैं चाहता हूं बनाना और मैं बनाऊंगा भी 100%, बट मेरे ऊपर नहीं, मेरे फादर के ऊपर होगी। बिकॉज टू टेल पीपल कि एक इंसान या एक कोई पेरेंट सिर्फ ऐसा उसको किसी बच्चे को एकेडमी भेज के या फैसिलिटी प्रोवाइड करके नहीं, अगर वो चाहे तो अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ कर सकता है। और उसको बीइंग अ नॉन क्रिकेटर, मेरे फादर ने 2 प्लेयर्स को इंडिया के लिए खिलाया, मेरे को और मेरे भाई के लिए। उसमें क्या क्या सेक्रीफाइसेस लगते हैं, क्या क्या कमिटमेंट लगता है, वो आई थिंक पेरेंटिंग स्पेशली, क्योंकि जो एक एज होती है हर इंसान की लाइफ में जहाँ पे वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, 17 से लेके 24 तक, जिसमें बहुत रॉ एज होती है जहाँ पे यू आर सीइंग न्यू थिंग्स एवरी डे। आपको हर चीज मिल रही है, अच्छी खराब, आपको डिसीजन लेना है कि आज मैं इस तरफ जाऊं या उस तरफ जाऊं। वो उस टाइम को कैसे उन्होंने मेरे को सही रखा, या मुझे कैसे पेरेंटिंग में उन्होंने उस चीज से बचाया,
और क्या क्या किया उन्होंने, वो मेरे फादर की स्टोरी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बिकॉज मैं पहले ही बोला कि ऐसा कोई नहीं कर सकता जो मेरे फादर ने किया, तो मैं जरूर उनके ऊपर मूवी बनाना चाहूंगा। मैंने तो सिर्फ एक पार्ट प्ले किया है, जो शायद कोई भी एथलीट, अगर किसी का फादर इतना कमिटमेंट से उसके बाद मेहनत करेगा तो कोई भी एथलीट करने को रेडी होगा, क्योंकि इवेंचुअली फायदा उसका होना है। तो वो जो आपने कहा कि मूवी का, वो मैं अपने फादर पे बनाना चाहूंगा और बनाऊंगा भी जरूर बाद में। ये छोटा बच्चा है सार्थक, मेरे फ्रेंड दिनेश का लड़का है। इसके जितना पैशनेट क्रिकेटर इस उम्र में मैंने आज तक नहीं देखा। ये 24 घंटे अगर है दीपक भैया तो 20 घंटे क्रिकेट खेल सकता है। पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि आप अभी हाँ सीएसके से जब आप मुंबई में आए, आपकी फीलिंग कैसी थी? फीलिंग ऑब्वियसली स्टार्टिंग में जब ऑक्शन हुआ थोड़ा सा खराब लगा, क्योंकि एक टाइम आप एक सेट ऑफ पीपल के साथ में आपने 9 साल क्रिकेट खेली है, तो आपका एक कंफर्ट जोन है हर किसी के साथ में, क्योंकि आपको पता है कि कौन कैसे करता है, काम करता है, किससे आपको क्या उम्मीद करनी है, किससे क्या आपको कम्युनिकेशन करना है। नई फ्रेंचाइज में जाने से हमेशा आपको लगता है कि यार कि क्या वो होगा, बट आई थिंक मुंबई इंडियंस वर वेरी वेलकमिंग, और उन्होंने मेरे को डे वन से कोशिश की कि भाई मैं वैसा फील नहीं करूं अगेन, बिकॉज वो लोग भी एकदम फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं अपने प्लेयर्स को और पूरा सपोर्ट करते हैं हर चीज में। आई थिंक मेरे को बाद में वो कुछ लगा नहीं, बट ऑब्वियसली स्टार्टिंग में हमेशा फील रहता है कि यार आप छोड़ के जा रहे हो। अभी आई एम इनटू न्यू फ्रेंचाइज जहाँ पे हमने अच्छी मेमोरीज बनाई हैं, और इवेंचुअली आगने वाले 2 साल में हम मुंबई की तरफ से भी ट्रॉफी जीतेंगे। All right, thank you so much everyone for joining us today here on behalf of Blue Sky.